चलो फ्रेंड, ये यूनिट 6 का चैप्टर 3 है, जहाँ पर हम प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध पढ़ेंगे। इंडिया से रिलेशन विद मेजर पावर। भारत और अमेरिका के संबंध। पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अमेरिका द्वारा स्थापित शांति। आलोचकों के अनुसार यह अमेरिका द्वारा स्थापित आधिपत्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैक्स अमेरिकाना का व्यवहारिक प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया। वर्तमान में पैक्स अमेरिकाना के लिए सबसे बड़ी चुनौती उभरते चीन के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्वीकार की गई एवं भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई तथा भारत विकासशील देशों में मुख्य लोकतांत्रिक राज्य था। अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य साम्यवाद को नियंत्रित एवं प्रतिसंतुलित करना था। अतः अमेरिका ने साम्यवाद को नियंत्रित करने में भारत की सहायता की अपेक्षा की, जबकि भारत ने स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति अपनाई। भारत के प्रारंभिक विकास में अमेरिका ने अत्यधिक आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की एवं दोनों देशों की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कारण भी संबंध मजबूत हुए, परंतु निम्नलिखित कारणों से शीत युद्ध के दौरान भारत एवं अमेरिका संबंध प्रतिकूल हुए। भारत ने सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का सिद्धांत अपनाया, जबकि अमेरिका ने निजी उद्यमों को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत स्वीकारा। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर दबाव का प्रयोग किया और पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अमेरिका ने स्वीकार कर दिया। भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ बेहतर संबंधों को अमेरिका ने संदेह के दृष्टिकोण से देखा। गोवा को पुर्तगालियों का नियंत्रण एवं पुर्तगाल नाटो का सदस्य था। गोवा पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था और पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, इसलिए अमेरिका और पुर्तगाल के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध थे। वर्ष 1961 में भारत के द्वारा गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू हुआ। अतः गोवा की मुक्ति के संबंध में अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थन किया। उपरोक्त मतभेदों के बावजूद 60 के दशक में भारत और अमेरिका के मध्य संबंध अत्यधिक बेहतर रहे। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में अमेरिका ने भारत का पूर्ण समर्थन किया तथा भारत को तकनीक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की, परंतु भारत एवं अमेरिका के मध्य यह मधुर संबंध ज़्यादा दूरगामी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका ने दोनों देशों को युद्ध के लिए समान रूप से उत्तरदायी माना और भारत के लिए आर्थिक और सैनिक सहायता पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारत और अमेरिका संबंधों में दूरी बन गई। भारत और अमेरिका संबंधों में शत्रुतापूर्ण युग का आरंभ। वर्ष 1971 के बाद वर्ष 1971 में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा अमेरिका एवं चीन के मध्य संबंध सामान्य हो गए और दोनों शत्रु से मित्र के रूप में परिवर्तित हो गए। वर्ष 1971 में भारत और सोवियत के बीच शांति एवं मित्रता की संधि संपन्न हुई, जिससे भारत एवं अमेरिका के बीच संबंध कटु हो गए। वर्ष 1971 में अमेरिका चीन पाकिस्तान एक साथ हो गए। इसका दृष्टिकोण भारत विरोधी था। इसी वर्ष भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो गया, जिससे अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की और भारत के विरुद्ध अपना 7वां जहाजी बेड़ा यूएसए इंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अतः भारत अमेरिकी संबंध निम्नतम बिंदु पर पहुंच गए। वर्ष 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, जिसकी अमेरिका ने कड़ी आलोचना की और भारत के ऊपर परमाणु एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रतिबंध भी लगा दिया। वर्ष 1975 में भारत ने आपातकाल लागू कर दिया, जिसका अमेरिका ने कड़ी आलोचना की। वर्ष 1977 में भारत की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार ने केंद्र में सरकार का निर्माण किया और जनता पार्टी ने अमेरिका के साथ संबंध को बेहतर करने पर बल दिया, परंतु इसमें जनता पार्टी असफल हुई, क्योंकि वर्ष 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया, जिससे नए शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका ने सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग फ्रंट लाइन राज्य के रूप में किया तथा पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्रदान की, जिसका प्रयोग पाकिस्तान ने छुपे रूप में भारत के विरुद्ध किया। यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ और भारत की मित्रता के कारण अमेरिका एवं भारतीय संबंधों में विरोधी दृष्टिकोण बना रहा। इंदिरा गांधी वर्ष 1980 सरकार ने अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद समूचे विश्व में आमूलचूल परिवर्तन हुए और सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस हो गईं। अतः वर्ष 1990 के बाद भारतीय विदेश नीति में अमेरिका के साथ संबंध बेहतर करने पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि अमेरिका के साथ बेहतर संबंध भारत की आवश्यकता थी, विकल्प नहीं। शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका संबंध। शीत युद्धोत्तर विश्व में दुनिया में निर्णायक परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस और अमेरिका के मध्य संबंध बेहतर हो गए तथा रूस ने यूरोप अमेरिका केंद्रित विदेश नीति अपनाई। इस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा, इसलिए यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था कि अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर किया जाए तथा शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि विश्व में भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया
आंतरिक रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत खस्ता हाल थी, इसलिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूटनयन को अधिक महत्व दिया गया और अमेरिका ने भी भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखा। शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका विश्व का एकमात्र सुपर पावर है, जबकि भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है। सुपर पावर के द्वारा ही विश्व की समूची व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है, जबकि उभरती शक्ति में यह क्षमता नहीं होती कि वह विश्व व्यवस्था को निर्धारित कर सके, परंतु उभरती हुई शक्ति के द्वारा विश्व व्यवस्था का उल्लंघन किया जा सकता है। शीत युद्धोत्तर विश्व में दोनों देशों के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के मध्य संबंध बेहतर हैं। संबंधों का कट उतार। तो 1995 के बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई तथा अमेरिका के द्वारा भारत में निवेश किया गया। आर्थिक रूप में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे थे, परंतु परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर अमेरिका भारत पर दबाव बनाए हुए था तथा अमेरिका ने भारत के ऊपर परमाणु अप्रसार संधि तथा समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। और अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि काकेकस से लेकर कश्मीर तक विश्व में नजाती संघर्ष बने हुए हैं। भारत के द्वारा समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया। एनपीटी पर भारत असर करने से इनकार करता रहा और वर्ष 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट किया गया, जिससे अमेरिका ने भारत के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और भारतीय अनुसंधान केंद्रों के ऊपर भी प्रतिबंध आरोपित कर दिए। अमेरिका ने भारत को अलग थलग करने की नीति अपनाई, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिक नकारात्मक प्रभाव देखा गया और अमेरिकी भारतीय संबंध पुनः न्यूनतम बिंदुओं पर पहुंच गए। अमेरिका के द्वारा भारत परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे रहा था। अमेरिका क्या सोच रहा था? अमेरिका के अनुसार भारत परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे रहा था। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के द्वारा भारत के कारगिल क्षेत्र में परोक्ष रूप से अपने सैनिकों को भेजा गया, परंतु अमेरिका ने पाकिस्तान से नियंत्रण लाइन के सम्मान का निर्देश दिया और वर्ष 1998 के बाद यह पहला मौका था तो अमेरिका ने भारत का विरोध नहीं किया। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संबंधों में सुधार। तो वर्ष 1998 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत की यात्रा प्रस्तावित थी, परंतु भारत के परमाणु परीक्षण के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन की भारत की यात्रा हुई, इसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया गया। अमेरिका के द्वारा भारत को बड़े बाजार के रूप में देखा गया तथा चीन के शक्तिशाली उभार को संतुलित करने के लिए भारत का महत्व स्वीकार किया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारतीय मूल के अमेरिकी प्रवासियों के द्वारा भारतीय अमेरिका संबंधों में सुधार का योगदान दिया गया। सितंबर 2001 में अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप अमेरिकी विदेश नीति में आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया गया और भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का पूर्ण सहयोग किया। अमेरिका ने सुरक्षा की इस नई चुनौती के बाद भारत के ऊपर आरोपित प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार बेहतर होते गए। संबंधों में निर्णायक परिवर्तन। तो वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूयॉर्क एशियाई सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं, यानी नेचुरल एलाई है। बुश प्रशासन ने शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत के और अमेरिका के मध्य संबंधों को अत्यधिक निर्णायक माना। अमेरिका के दक्षिण एशिया की सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना रोका ने कहा कि वर्ष 1947 के पश्चात भारत और अमेरिका के मध्य इतने मधुर संबंध कभी नहीं रहे। वर्ष 2004 से भारत अमेरिका सामरिक संबंधों का विकास हुआ और अमेरिका के द्वारा भारत को रक्षा सामग्री की आपूर्ति आरंभ कर दी गई। वर्ष 2004 में ही दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों के नए चरण के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में निर्णायक परिवर्तन का प्रमाण है। यह दोनों देशों के बीच केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही समझौता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के मध्य विकसित होते सामरिक संबंधों का यह प्रमाण है। इस समझौते को वर्ष 2008 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा 2014 में। सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा की। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र संघ में श्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय यानी कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा, जिसे 170 से अधिक देशों का समर्थन मिला।
तथा 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिया गया। 29 सितंबर 2014 को भारत और अमेरिका द्वारा विजन स्टेटमेंट चले साथ साथ जारी किया गया। इस विजन स्टेटमेंट में सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भेदभाव रहित परमाणु निःशस्त्रीकरण इत्यादि मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग की बात की गई तथा दोनों देशों के बीच विज्ञान, तकनीक, व्यापार, रणनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। बराक ओबामा की भारत यात्रा वर्ष 2015। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2014 में की गई सफल अमेरिकी यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का 66वें भारतीय गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनना भारत अमेरिकी संबंधों में बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो भारत अमेरिका के मजबूत होते रिश्ते को दिखाता है। 4 महीने के अंदर मोदी ओबामा की दूसरी मुलाकात ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का नया दौर शुरू कर दिया। हम दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर पिछले 6 साल से गतिरोध बना हुआ था, जो इस प्रकार है। पहला, भारतीय नाभिकीय रिएक्टरों पर अमेरिका की निगरानी को भारत ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, अमेरिका जवाबदेही के प्रावधान पर सहमत नहीं था। भारत द्वारा निर्मित परमाणु उत्तरदायित्व अधिनियम पर अमेरिका ने आपत्ति व्यक्त की। अमेरिका के अनुसार परमाणु दुर्घटना के बाद भरपाई करने का दायित्व ऑपरेटर का होना चाहिए, तकनीक की आपूर्ति करने वाले देश का नहीं। लेकिन भारत के अधिनियम में आपूर्तिकर्ता को उत्तरदायी ठहराया गया। परमाणु करार को क्रियान्वित करने में सबसे बड़ी बाधा नाभिकीय उत्तरदायित्व कानून 2008 और 2010 का उपबंध था। इस उपबंध के अनुसार यदि अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों के कारण भारत में कोई परमाणु दुर्घटना यूक्रेन के चेर्नोबिल और जापान के फुकुयामा में हुई दुर्घटना की तरह होती है, तो परमाणु संयंत्र लगाने वाली कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह शर्त दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी ठहराती है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का कहना था कि भारत वैश्विक नियमों का पालन करे। वैश्विक नियमों के अनुसार दुर्घटना की पहली जिम्मेवारी संबंधित कंपनी की होती है। उल्लेखनीय है कि भारत में सभी परमाणु संयंत्रों का संचालन सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम करती है। ऐसे में दुर्घटना की स्थिति में भारत को मुआवजे की अदायगी करनी पड़ेगी। नाभिकीय उत्तरदायित्व कानून 2010 के अनुसार किसी भी परमाणु दुर्घटना की आशंका में 1500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पूल बनाने का प्रावधान है, जिससे पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिया जा सके। मोदी ओबामा समझौते के अनुसार मुआवजे का उत्तरदायित्व अमेरिकी कंपनियों का न होकर भारतीय कंपनी तथा भारत सरकार का होगा। इस इंश्योरेंस पूल में 750 करोड़ रुपए परमाणु ऊर्जा निगम अर्थात देश की 4 बड़ी बीमा कंपनियां देंगी और 750 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी। दोनों पक्षों द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 6 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त कर दिया गया। अमेरिका ने निगरानी ट्रैकिंग वाले प्रावधान को वापस ले लिया, तो वहीं भारत ने लचीला रुख अपनाते हुए जवाबदेही का उत्तरदायित्व स्वयं से ले लिया। नाभिकीय ऊर्जा पर गतिरोध खत्म होने के बाद दोनों देश रोड मैप तैयार करने पर सहमत हुए, जिससे सस्ती बिजली का रास्ता खुलेगा और दुर्घटना से निपटने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पूल बनाने के भारत के प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपनी सहमति दे दी और परमाणु करार से जुड़ी 2 शर्तों पर अमेरिका सहमत हुआ। पहला, अमेरिका परमाणु संयंत्रों की निगरानी वाले प्रावधान से पीछे हट गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA इस तरह के सभी रिएक्टरों की निगरानी करती है। ऐसे में दोहरे निगरानी के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, अब परमाणु दुर्घटना के मुआवजे के लिए इंश्योरेंस पूल का निर्माण किया गया, जिससे रिएक्टर और तकनीक प्रदान करने वाली कंपनी को मुआवजा नहीं देना होगा। वे कंपनियां आकस्मिक दुर्घटना सहायता के लिए सेतु की तरह मिलजुल कर काम करेंगी। इस समझौते का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मोदी सरकार को परमाणु ऊर्जा नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2008 और 2010 में भी किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस समझौते से अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से बन रही काकरापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, जैतापुर और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के जल्दी शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस समझौते के अस्तित्व में आने से न केवल भारत को यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि वह दोहरे उपयोग वाली तकनीक को भी हासिल कर सकेगा। इससे भारत के संबंध न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप के साथ भी राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से सुदृढ़ होंगे और वैश्विक राजनीति में भारत का कद बढ़ेगा। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए मेक इन इंडिया अभियान के लिए फायदा होगा, क्योंकि अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट अर्थात साझा उत्पादन और साझा विकास के लिए आगे बढ़ने को तैयार है तथा रक्षा हथियारों का मिलकर विकास करने के लिए दोनों देशों ने परस्पर $5-5 अरब का योगदान देने का निर्णय लिया है, जो मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करेगा। कश्मीर मुद्दा। शीत युद्ध के दौरान भारत एवं अमेरिका संबंधों के कट होने का महत्वपूर्ण कारण कश्मीर मुद्दा था।
कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने सदैव पाकिस्तान का समर्थन किया था तथा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी कश्मीर मुद्दे से जोड़ा गया। अमेरिका ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का मांग की समर्थन किया। अमेरिका ने वास्तविक स्थिति का समर्थन करने के बजाय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया। क्या कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, जबकि भारतीय विदेश नीति में कश्मीर को सदैव भारत का भिन्न अंग माना गया। वर्ष 1990 के दशक में अमेरिकी गृह मंत्री में सहायक सचिव रॉबिन राफेल ने कहा है कि कश्मीर का भारत में विलय ही विवादास्पद है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा कि कश्मीर मसले पर दोनों राष्ट्रों के मध्य संघर्ष हो सकता है। वर्तमान समय में अमेरिका के दृष्टिकोण में कश्मीर मुद्दे पर स्पष्ट परिवर्तन हुआ है, जो निम्नलिखित है। पहला, कश्मीर मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय रूप में होना चाहिए। अब अमेरिका जनमत संग्रह की मांग का समर्थन नहीं करता। दूसरा, अभी भी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत एवं अमेरिका के मध्य दृष्टिकोण में भिन्नता है, क्योंकि अमेरिका के अनुसार कश्मीर मुद्दे के समाधान में कश्मीरियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष 1999 में पहली बार अमेरिका के द्वारा भारतीय पक्ष का सीधा समर्थन किया गया। वर्ष 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान अमेरिका ने स्पष्ट रूप में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान को नियंत्रण लाइन का पालन करना चाहिए। किसी भी सैन्य कार्यवाही द्वारा नियंत्रण लाइन परिवर्तित करने का विरोध किया। समस्या का समाधान द्विपक्षीय रूप में करने का समर्थन किया। सितंबर 2001 के बाद भारत और अमेरिकी संबंधों में निर्णायक परिवर्तन हुआ। अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका आतंकवादियों के विरुद्ध अफगानिस्तान में और वर्तमान में पाकिस्तान में कार्यवाही कर रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रभावी दबाव भी बनाया जाए। अतः अब दक्षिण एशिया में अमेरिका ने पाकिस्तान के बजाय भारत को स्पष्ट प्राथमिकता दी है। मानवाधिकार का मुद्दा। तो शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिकी विदेश नीति में लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वर्ष 1990 में अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत को सभी प्रकार के अनुदान स्थगित कर दिए जाएं, क्योंकि भारत एमनेस्टी इंटरनेशनल को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच की अनुमति नहीं दे रहा। भारतीय विदेश नीति के अनुसार अमेरिका की भांति भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, जहां एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली है, इसलिए मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप अतार्किक है। वर्ष 1992 में अमेरिका के राज्य विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय सैनिक और अर्धसैनिक बलों द्वारा असम, जम्मू कश्मीर और पंजाब में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। परंतु सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन हुआ तथा उसने स्वीकार किया कि भारत मूलतः सीमा पर आतंकवाद से प्रभावित है और भारत के स्थायी लोकतंत्र की प्रशंसा भी की। परमाणु मुद्दा। भारतीय विदेश नीति में आरंभ से ही वैश्विक एवं समग्र निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया, परंतु परिवर्तित क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण और धुर राजनीतिक बाध्यताओं के कारण भारत ने वर्ष 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया। अमेरिका ने इसके बाद भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के मध्य मतभेद बना रहा, क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति में सोवियत संघ के विघटन के बाद पाकिस्तान द्वारा चोरी छुपे परमाणु क्षमता अर्जित करने के कारण भारत की सुरक्षा पर एक गंभीर संकट था। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि चीन पहले से ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। दूसरी ओर शीत युद्धोत्तर विश्व में क्लिंटन प्रशासन ने परमाणु अप्रसार को विदेश नीति का मूल तत्व बनाया। अमेरिकी उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन के परमाणु हथियारों को रूस को वापस दिलाना। सोवियत परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लीबिया एवं इराक जैसे देशों में जाने से रोकना। दक्षिण एशिया में संभावित परमाणु अप्रसार को रोकना। भारत ने वर्ष 1995 में स्थापित CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया, न ही वर्ष 1968 में स्थापित NPT पर हस्ताक्षर किया है, क्योंकि भारत के अनुसार निशस्त्रीकरण व्यापक, वैश्विक एवं सार्वभौमिक रूप में होना चाहिए। इसलिए भारत ने इन दोनों संधियों को भेदभावपूर्ण माना और वर्ष 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा पोखरण परमाणु विस्फोट किया गया, जिसमें भारत ने स्पष्ट कहा कि उसका उद्देश्य न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता अर्जित करना था। पोखरण विस्फोट के पश्चात भारत के संबंध अमेरिका से अत्यधिक कटु हो गए। अमेरिका ने भारत पर व्यापक आर्थिक और तकनीक प्रतिबंध आरोपित कर दिया। परिणाम स्वरूप विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने स्ट्रोव टालबोट के साथ अनेक चक्रों की वार्ता की। जसवंत सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत ने परमाणु विस्फोट सुरक्षा बाध्यताओं के कारण किया है, लेकिन भारत की नीतियां आधिपत्यवादी नहीं है। सितंबर 2001 के बाद भारत और अमेरिका संबंधों में निर्णायक परिवर्तन हुआ और अमेरिका ने भारत पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त कर दिए। अमेरिकी विदेश नीति में भारत के प्रति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब अमेरिका ने भारत को अलग थलग करने के बजाय परमाणु क्षेत्र में सहयोग का निर्णय लिया। वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे वर्ष 2008 में लागू किया गया तथा अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को निर्णायक महत्व प्रदान किया। वर्ष 2008 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ओबामा ने परमाणु प्रसार के संबंध में पहलकारी रणनीति अपनाई और भारत और अमेरिकी परमाणु समझौते को लागू करने में विलंब किया गया।
विचारकों के अनुसार राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में भारत और अमेरिकी संबंधों में तीव्र वृद्धि हुई। ओबामा के आने से वे संबंध ढीले पड़ने लगे। जून 2011 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी ने भारत को दी जा रही परमाणु तकनीक और ईंधन को प्रतिबंधित करने का कदम उठाया, जबकि वर्ष 2008 में भारत और अमेरिकी सिविल परमाणु समझौते का समर्थन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी द्वारा किया गया था। अमेरिका ने यह आश्वासन दिया कि इससे भारत और अमेरिकी सिविल परमाणु समझौता प्रभावित नहीं होगा। ओबामा ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की सदस्यता का भी समर्थन किया। इन संयोग के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर मतभेद अभी भी कायम है, जो निम्नलिखित है। अमेरिका अभी भी भारत के क्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका द्वारा भारत के लिए अभी भी उच्च संवेदनशील तकनीक का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। फिर आर्थिक सहयोग, तो नई निवेश संधि पर दोनों देश सहमत हो गए हैं तथा दोनों देशों में एक दूसरे के निवेश को संरक्षण देने वाली द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यापार में 60% की वृद्धि हुई है और दोनों देशों ने लंबे समय से लंबित टोटलाइजेशन समझौते पर बातचीत के लिए सहमति जताई है, जिससे अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी टैक्सों के जरिए फायदा मिलेगा। मोदी ओबामा वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु परमाणु करार अवश्य था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में प्रगति का भी ध्यान रखा गया। भारत सरकार ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में अमेरिकी सहयोग मिलेगा। स्मार्ट सिटी के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI जैसे समझौते प्रमुख हैं। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर जल्द से जल्द समझौता करना चाहते हैं। यह समझौता भारत को अमेरिका के सबसे सहयोगी साझेदार देशों के समूह में शामिल करा देगा। इस तरह का समझौता अमेरिका ने कनाडा, सऊदी अरेबिया और गिने चुने देशों के साथ किया है। मोदी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने की योजना में अमेरिकी कंपनियां हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सबसे प्रमुख बात तरल प्राकृतिक गैस LNG के आयात पर हुई है। यह सहमति बन गई है कि अमेरिका ने भारत को LNG का निर्यात किया जाएगा, तो अमेरिका द्वारा भारत को LNG का निर्यात किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट और पवन ऊर्जा से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है तथा कार्बन उत्सर्जन पर भारत सरकार ने लचीला रुख अपनाया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा के बीच हॉटलाइन संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे हॉटलाइन से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार इससे दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊंचाई ले जाने में मदद मिलेगी। यह उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका के मध्य उच्च तकनीक का समझौता भी प्रगाढ़ हो रहा है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। जनवरी 2011 में 9 भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए गए। भारत और अमेरिका के बीच राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा 2005 के दौरान सहयोग के निम्नलिखित मूल आधारों पर बल दिया गया: सामरिक सहयोग, विज्ञान तकनीकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा और मौसम परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग, शिक्षा और विकास, आर्थिक व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग। भारतीय अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती वृद्धि को देखते हुए भारत को अमेरिकी वस्तुओं, सेवाओं और तकनीक की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक उपलब्ध है। भारत और अमेरिकी आर्थिक संबंधों का बेहतर भविष्य है, क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और तथा दोनों देशों के मध्य लगभग $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। अमेरिका द्वारा भारत में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है तथा वित्तीय क्षेत्र में भी आर्थिक उदारीकरण के पश्चात अमेरिका की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। वर्तमान समय में अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा छात्र भारतीय हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में विकास का अवरुद्ध होना सबसे बड़ी चिंता है। इस संदर्भ में भारत अमेरिका से सहयोग ले रहा है और आर्थिक संबंधों के उपरोक्त सामंजस्य के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देश एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं। सामरिक संबंधों का विकास, तो वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते के नए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए, जिसके मूलभूत बिंदु निम्नलिखित: नागरिक सुरक्षा हितों में व्यापक सहयोग, लॉजिस्टिक सहायता सुविधाओं की लेन देन, भारत की नौसेना का हिंद महासागर से बाहर विस्तार। नवंबर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की यात्रा के दौरान पहली बार संयुक्त परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। ओबामा ने कहा कि भारत एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि भारत का पहले ही उभार हो चुका है। शीतोत्तर विश्व में अमेरिका की नीति एक बड़ा बदलाव आया है और अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल किक लाइटर ने के सुझाव पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सहयोग और सहभागिता का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप शीतोत्तर विश्व में दोनों
देशों की सेनाओं के मध्य कई संयुक्त अभ्यास हुए। वर्ष 2012 में अमेरिकी रक्षा सचिव पेनेटा ने साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव किया। इस संदर्भ में अमेरिका भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया है, क्योंकि यह बिंदु उल्लेखनीय है कि उभरता चीन अमेरिकी प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी भारत यात्रा 2015 के दौरान मोदी ओबामा वार्ता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और उसकी उपलब्धि क्या थी? यह थी कि रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के मुद्दे पर दोनों देशों ने रक्षा फ्रेमवर्क अनुबंध का अगले 10 साल के लिए नवीनीकरण कर दिया, और इनमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, गुप्तचर सूचनाओं का आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा शामिल है। लॉजिस्टिक्स सहयोग समझौता। तो वर्ष 2016 में भारत अमेरिकी सामरिक संबंध और सुदृढ़ हो गए। दोनों देशों के बीच दोनों की सेनाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति, कलपुर्जों की मरम्मत के क्षेत्र में आपसी सहयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत अमेरिकी सेनाएं भारत के सैनिक अड्डों पर तैनात नहीं होंगी, परंतु अमेरिकी सेनाओं के हिंद महासागर एवं समुद्री क्षेत्रों में दोनों के द्वारा एक दूसरे को परिवहन और सैन्य संचालन के क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा। रक्षा संबंध। भारत हथियारों के आयात की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। वर्ष 2014 में भारत के द्वारा अमेरिका के विमानों की खरीद को रद्द करने का कारण तकनीकी है। अभी भी भारत को बड़ी मात्रा में रक्षा सामग्री के आयात की आवश्यकता है। वर्तमान में अमेरिका से भारत रक्षा सामग्री की सबसे बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है, जबकि पहले भारत के द्वारा रक्षा सामग्री की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश रूस था। पिछले 3 वर्षों में अमेरिका भारत के लिए रक्षा सामग्री का सर्वाधिक निर्यातक रहा है। भारत के द्वारा अमेरिका के विमान हरकुलिस ग्लोबल मास्टर का आयात किया गया तथा अमेरिका की रक्षा तकनीक विश्व में सर्वाधिक बेहतर है। वर्तमान में अमेरिका के द्वारा भारत के साथ रक्षा सामग्री के संयुक्त उत्पादन का भी संकेत दिया गया है। भविष्य में विश्व में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और बेहतर होंगे, और अमेरिका भारत को तकनीक का निर्यात भी कर रहा है। रक्षा संबंधों को प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अंतिम निरीक्षण प्रयोग इंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट 2009 का समझौता हुआ। वर्ष 2011 में भारत अमेरिका से हथियार खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया तथा भारत ने अमेरिका से $4.5 बिलियन के हथियारों को खरीदने का समझौता किया। भारत अमेरिका के बीच यह समझौता अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें भविष्य में अमेरिकी हथियारों के निर्यात में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। अप्रैल 2001 में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा अमेरिका के बोइंग और लॉकहीड मार्टिन विमानों को नहीं खरीदा गया। F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमानों के खरीद के संबंध में भारत ने सकारात्मक अनुक्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि F-16 विमान पाकिस्तान के पास भी हैं। अमेरिका ने यह समझौता उन देशों के साथ किया है जिसे वह हथियार निर्यात करता है। इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। अमेरिका द्वारा निर्यातित रक्षा उपकरणों को अमेरिका की अनुमति के बिना किसी अन्य देशों को नहीं बेचा जाएगा। भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों में सुधार नहीं करेगा, यानी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता भारत। जो हथियार दिए हैं उनको वैसे ही रखना पड़ेगा। इन रक्षा उपकरणों के विभिन्न सामान अमेरिका से लिए जाएंगे। अमेरिका इन उपकरणों का निरीक्षण भी कर सकता है तथा निरीक्षण के स्थान का चयन भारत के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2015 में भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा सूचना के आदान प्रदान में वृद्धि, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति की स्थापना के लिए आपस में सहयोग और सुरक्षा एवं आतंकवाद का सामना करने के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों को सुदृढ़ बनाने का समझौता हुआ, और दोनों देशों के बीच रक्षा सेवकों को आदान प्रदान और सैनिक अभ्यास बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध संस्थागत हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत रक्षा खरीद और उत्पादन समूह का गठन किया गया है। वरिष्ठ तकनीक सुरक्षा समूह, संयुक्त तकनीक समूह और सैन्य सहयोग समूह का गठन किया गया है तथा रक्षा क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए अमेरिका के द्वारा यह संकेत दिया गया है कि भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सामग्री का संयुक्त उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। आतंकवाद। विश्व व्यापार केंद्र WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर अलकायदा द्वारा किया गया हमला बहुत भीषण था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद बुश प्रशासन ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध वार अगेंस्ट टेरर का नारा दिया, जिसका भारत ने पूर्ण सहयोग करने का प्रस्ताव किया। वर्ष 2004 में अमेरिका ने पाकिस्तान के अनेक संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा प्रमुख हैं। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में किए गए आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। जब अमेरिका ने भारत की आतंकवाद की समस्या के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा पाकिस्तान पर
सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने के लिए दबाव बनाया। मई 2011 में अमेरिका की सैनिक कार्यवाही में पाकिस्तान के एटा बाद में अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की हत्या कर दी गई। वर्ष 2011 में ही एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी ने यह स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा प्रायोजित है। अमेरिका ने पहली बार यह सार्वजनिक रूप में कहा। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य आतंकवाद के मुकाबले के लिए सैन्य और आसूचना के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। नशीले दवाओं के व्यापार को प्रतिबंधित करने के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है तथा बढ़ती धार्मिक कट्टरता भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती। इसके बावजूद दोनों देशों के मध्य आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को लेकर दृष्टिकोण में निम्नलिखित अंतर है। भारत के अनुसार अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला सर्वप्रमुख देश है। भारत के अनुसार जम्मू कश्मीर में चल रहे सीमा पर आतंकवाद को भी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित किया जाना चाहिए। दिसंबर 2001 के बाद भारत ने अमेरिका से यह शिकायत की है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध दोहरा मापदंड अपना रहा है। भारतीय विदेश नीति के अनुसार अमेरिका पाकिस्तान के सहयोग के द्वारा आतंकवाद को समाप्त करना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद को संचालित करने वाला राष्ट्र है। भारतीय मूल के लोग और लोकतंत्र। तो भारत और अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारतीय मूल के लोगों का निर्णायक योगदान है। अब भारतीय मूल के लोग अमेरिकी विदेश नीति को अधिक प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन की उम्मीदवारी को भारतीय मूल के लोगों ने व्यापक आर्थिक सहयोग दिया। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग लगभग 25 लाख अत्यधिक शिक्षित और संपन्न हैं। इसलिए भारत और अमेरिका को अब प्राकृतिक मित्र कहा जा रहा है तथा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अतः लोकतंत्र के कारण वैचारिक आधार पर भी दोनों देशों के मध्य संबंध मित्रतापूर्ण हो रहे हैं। अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति। तो पिवट टू एशिया पॉलिसी अमेरिका की 2011 में आती। वर्तमान में अमेरिकी विदेश नीति में पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की बजाय एशिया प्रशांत क्षेत्र प्राथमिक बन रहा है, क्योंकि चीन के उभार को संतुलित करने के लिए अमेरिका प्रयत्नशील है तथा भारत और अमेरिका के बीच इस अनेक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सहयोग देखे जा रहे हैं। एशिया महाद्वीप में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभर रहा है। एशिया प्रशांत का महत्व इसलिए भी है कि यह वर्तमान विश्व आर्थिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। इसलिए अमेरिका का मुख्य ध्यान इस एशियाई क्षेत्र पर है और अमेरिका अपने ज्यादातर सैनिकों की तैनाती इस क्षेत्र में कर रहा है। इसी के अंतर्गत ओबामा ने एशिया केंद्रित नीति पिवट टू एशिया पॉलिसी का निर्माण किया, जिसके 5 मूलभूत स्तंभ हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस क्षेत्र में अमेरिका के परंपरागत सहयोगी हैं। इस क्षेत्र में नई उभरती हुई शक्तियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। भारत के साथ संबंधों को अमेरिका ने 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण संबंध कहा, डिफाइनिंग रिलेशन ऑफ 28th सेंचुरी, तथा अमेरिका ने मलेशिया को वैश्विक भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया। चीन के साथ प्रभावी और सकारात्मक संबंधों का निर्माण। अमेरिका के अनुसार वह उभरते हुए चीन का स्वागत करेगा, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए कोई कमी नहीं रखेगा। अमेरिका के अनुसार वह चीन के साथ सैन्य संवाद भी जारी रखेगा। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठनों को शक्तिशाली बनाना। उदाहरण के लिए आसियान को ज्यादा प्रभावशाली बनाने पर बल दिया गया। अमेरिका के अनुसार उसकी एशिया केंद्रित नीति केवल सैनिक विस्थापन की नीति नहीं है, बल्कि एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रभावी करने की नीति है और पार प्रशांत देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की नीति है। वैश्विक दृष्टिकोण में भिन्नता। तो अमेरिका विश्व की महाशक्ति है और अमेरिका के द्वारा भारत को अपना पिछलग्गू बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि भारत सामरिक स्वायत्तता की नीति का समर्थक है, इसलिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, परंतु अमेरिका पूरी दुनिया को अमेरिकी प्रभुत्व के अंतर्गत नियंत्रित करना चाहता है, जिसे लोकप्रिय रूप में पैक्स अमेरिकाना कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की वार्ताओं में भारत और अमेरिका के मध्य स्पष्ट मतभेद विद्यमान है। अमेरिका का यह आरोप है कि भारत विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि भारत का मानना है कि इन वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अमेरिका के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत जैसे देशों को भी क्योटो प्रोटोकॉल पर बाध्यकारी समझौते के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भारत के अनुसार विकासशील देश बाध्यकारी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में विकसित देशों का सर्वाधिक योगदान है। लेकिन दोनों देशों के मध्य पर्यावरणीय मुद्दे को कम करने के मुद्दे पर भी मतभेद विद्यमान है, चूंकि भारत विकासशील देशों के दृष्टिकोण का समर्थक है, जबकि अमेरिका विकसित देशों के दृष्टिकोण का। अमेरिका के अनुसार भारत को परमाणु अप्रसार संधि एवं समग्र परमाणु परीक्षण संधि पर
हस्ताक्षर कर देना चाहिए, जबकि भारत का तर्क है कि परमाणु हथियारों का समापन समूचे विश्व में होना चाहिए। विकसित देश अपने परमाणु हथियारों को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि भारत पर परमाणु अप्रसार का दबाव बनाया जाता है, इसलिए परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर भी मतभेद है। ट्रंप प्रशासन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को प्राप्त वरीयता व्यापार की सुविधा को यानी जर्नल प्रेफरेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट का निर्माण किया, काटसा एक्ट तो तथा रूस, उत्तर कोरिया, ईरान को अपना विरोधी कहा है तथा ईरान से तेल आयात करने पर प्रतिबंध का दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारत के साथ सामरिक संबंध बढ़ाकर कॉमकासा का समझौता हुआ, जिसका अभिप्राय है कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। भारत अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट लिमोआ का समझौता पहले से ही हो चुका है। अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा भी दिया है। भारत अमेरिकी सिविल परमाणु समझौता। संत भारत में परमाणु कार्यक्रम का आरंभ अमेरिका और कनाडा के सहयोग से हुआ। वर्ष 1974 में भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया। वर्ष 1998 में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने पहले से विद्यमान प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया, परंतु वर्ष 2001 के बाद भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और मित्रता का नया अध्याय शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप वर्ष 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच सिविल परमाणु समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच ऊर्जा और शांतिपूर्ण सहयोग के लिए समझौता किया गया। इससे भारत को निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, भारत को वर्तमान आर्थिक विकास दर बनाए रखने के लिए तेल और गैस की भारी आवश्यकता है। भारत तेल और गैस के आयात पर निर्भर राज्य है। इस समझौते के द्वारा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत को बड़ी क्षमता के परमाणु रिएक्टर प्राप्त होंगे और परमाणु ईंधन भी मिलेगा। वर्तमान में भारत एक महाशक्ति है और इस समझौते के द्वारा भारत को अन्य देशों के साथ सिविल परमाणु समझौता संपन्न करने का अवसर प्राप्त होगा तथा विश्व के सभी देशों से ईंधन भी प्राप्त कर सकेगा और अब भारत विश्व व्यवस्था से अलग थलग नहीं रहेगा। इस समझौते के द्वारा भारत एकमात्र राज्य बन गया है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है और उसे परमाणु रिएक्टर और परमाणु ईंधन भी प्राप्त हो रहे हैं। विश्व के द्वारा भारत को एक उत्तरदायी राज्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG में भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया जा रहा है। इस समझौते के बाद भारत के द्वारा विश्व के अनेक देशों के साथ सिविल परमाणु समझौता किया गया, जिसमें रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्य उल्लेखनीय। भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता अमेरिकी विदेश नीति में भारत के प्रति प्रत्यक्षण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसके अनेक कारण हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती वृद्धि दर के कारण भारत एक आर्थिक पावर हाउस बनकर उभरा है और भूमंडलीकृत दुनिया में ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिसका समाधान भारत जैसे विशाल देश के सहयोग के बिना संभव नहीं। उदाहरण के लिए वैश्विक आतंकवाद, नशीले पदार्थों का व्यापार, मौसम परिवर्तन इत्यादि। भूमंडलीकृत विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा उभरता बाजार, तीव्र आर्थिक समृद्धि दर और लोकतंत्र का बेजोड़ समन्वय भारत के महत्व को बढ़ाता है तथा भारत की भूमिका परमाणु क्षेत्र में बिल्कुल विशिष्ट है तथा भारत परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद समग्र और सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का समर्थक है। भारत की भूमिका पाकिस्तान, उत्तर कोरिया से अलग एक उत्तरदायी, तकनीक संपन्न और स्थायी लोकतंत्र की है। समझौते का प्रभाव। भारत एवं अमेरिकी संबंधों में वर्ष 2008 सिविल परमाणु समझौते की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि वर्ष 1974 में अमेरिका ने भारत पर परमाणु ईंधन और तकनीक की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था, जो समझौते के साथ समाप्त हो गया। समझौता निम्नलिखित रूपों में संपन्न किया गया। पहला, भारत ने अपने सैन्य और असैन्य परमाणु रिएक्टरों का अलगाव किया तथा यह निर्धारित करने का अधिकार भारत को है कि कौन सा रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन के लिए है। अमेरिका ने समझौते के लिए अपने वर्ष 1954 के घरेलू ऊर्जा अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया, जिसे लोकप्रिय रूप में प्रावधान 1, 2, 3 आदि के रूप में देखा जाता है। समझौते को क्रियान्वित करने हेतु भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को एक विशेष समझौता किया, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA भारत के ऊर्जा उत्पादन करने वाले सिविल रिएक्टरों की जांच करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत को विशेष समझौता करना पड़ा, क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र नहीं। समझौते को क्रियान्वित करने हेतु परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह NSG ने भारत के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। NSG उन 45 देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसके
जिनके पास परमाणु तकनीक एवं ईंधन है, तथा एनएसजी के द्वारा उन्हीं देशों को परमाणु तकनीक एवं ईंधन की आपूर्ति की जाती है जिन्होंने परमाणु अपसार संधि एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया हुआ है। परंतु भारत एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जिसे परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना परमाणु ईंधन और तकनीक प्राप्त होगी। अंततः इस समझौते को अमेरिका के दोनों सदनों में पारित किया गया। अतः बुश प्रशासन के द्वारा वर्ष 2005 में किया गया समझौता वर्ष 2008 में क्रियान्वित हो गया। यह समझौता व्यावहारिक रूप में वर्ष 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया। वर्ष 2010 में अमेरिका के भारत के द्वारा भारत में परमाणु दुर्घटना से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए परमाणु उत्तरदायित्व अधिनियम का निर्माण किया गया। इसमें यह उल्लेखित किया गया कि परमाणु ऊर्जा से होने वाले नुकसान की भरपाई का दायित्व विदेशी कंपनियों का होगा, जिस पर अमेरिका के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। अमेरिका ने विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत को यूरेनियम और रिएक्टर आपूर्ति की निगरानी का अधिकार मांगा था, जिसे ट्रैकिंग क्लॉज भी कहा जाता है। ओबामा की भारत की यात्रा के दौरान इन दोनों मुद्दों को सुलझा लिया गया। अमेरिका इस बात के लिए राजी हो गया कि परमाणु रिएक्टर की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा होगा और परमाणु दुर्घटना से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा पूल का गठन किया जाएगा। भारत और अमेरिका परमाणु समझौते सिविल के अंतर्गत अमेरिका के घरेलू परमाणु अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2006 में सीनेटर हेनरी हाइड ने इस अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया। हेनरी हाइड PYQ। इसलिए वर्ष 1954 के अधिनियम और हाइड अधिनियम में अंतर आ गया, जो इस प्रकार है। वर्ष 1954 के अधिनियम में भारत के परमाणु परीक्षण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, लेकिन हाइड एक्ट में यह वर्णित है कि दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों के भंडार में कमी की जाएगी और अंततः इसे समाप्त किया जाएगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि भारत के असुरक्षित परमाणु केंद्रों में विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित किया जाएगा। इन्हीं प्रावधानों के कारण आलोचकों ने कहा कि अमेरिका का मूल उद्देश्य भारत की परमाणु क्षमता को सीमित करना है। यह सिविल परमाणु समझौते के द्वारा भारत को परमाणु अप्रसार के दायरे में लाने का प्रयास कर रहा। वर्ष 1954 के अधिनियम के प्रावधान 1, 2, 3 के अंतर्गत उल्लेखित था कि भारत एवं अमेरिका सिविल समझौता समाप्त होने के बाद भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति समाप्त नहीं होगी तथा वह अन्य देशों में भी ईंधन की आपूर्ति कर सकता है। जबकि हाइड अधिनियम में यह कहा गया है कि भारत और अमेरिका समझौता समाप्त होने के बाद अमेरिका अन्य देशों द्वारा प्रदत्त तकनीक और ईंधन की आपूर्ति को भी प्रतिबंधित करेगा। समझौते के बारे में कुछ लोगों का तर्क बिल्कुल उल्टा है। इनके अनुसार भारत और अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का उद्देश्य भारत की सामरिक क्षमता में बढ़ोतरी करना है, क्योंकि भविष्य में चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना अमेरिका का मूल उद्देश्य है और इसमें आंशिक सच्चाई है। इसलिए चीन ने इस समझौते का विरोध किया था। उसने आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देशों को इस समझौते के विरुद्ध उकसाया। जब समझौता संपन्न होने लगा तो उसने रणनीतिक परिवर्तन करके यह कहा कि पाकिस्तान को भी ऐसी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा। आइजनहावर 1956 में, जिमी कार्टर 1979 में, बिल क्लिंटन 2000 में, जॉर्ज बुश 2005 में, ओबामा 2010 में, ओबामा 2014 में। भारत और अमेरिका का कॉमकासा करार। तो भारत और अमेरिका के मध्य 6 सितंबर 2018 को कॉमकासा करार हुआ। यह एक रक्षा संधि है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा। इससे अमेरिका अपनी गोपनीय सुरक्षा तकनीक भारत को मुहैया कराएगा। सेना के लिए अमेरिका से अत्याधुनिक संचार प्रणाली मिलेगी। अमेरिका के बेहतर उन्नत युद्धक विमानों का निर्माण भारत में हो सकेगा। अब भारत और रूस संबंध को देखते हैं। इंडो रशिया रिलेशन। तो रूस क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला है। रूस भारत का परंपरागत गहरा मित्र है। वर्तमान समय में रूस में प्रजातांत्रिक उदारवादी व्यवस्था विद्यमान है। भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा घोषित समाजवादी विचारधारा का प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है या देशों पर प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1954 के अधिनियम के प्रावधान 1, 2, 3 के अंतर्गत उल्लेखित था कि तो वही आ गया। तो सोवियत संघ ने छोटी अवधि में तीव्र आर्थिक एवं तकनीकी विकास किया था। तो सोवियत संघ का इतिहास कभी भी साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी नहीं था। सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित आर्थिक प्रणाली तथा एक दलीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया, जबकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। सोवियत नेता स्टालिन के अनुसार जो समाजवाद के साथ नहीं है वह पूंजीवादी है। अतः स्टालिन ने भारत
एवं पंडित नेहरू को पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक माना। अतः प्रारंभ में सोवियत और भारत संघ के बीच संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। मित्रतापूर्ण संबंधों की शुरुआत। तो वर्ष 1953 में सोवियत संघ में खुश्चेव ने सत्ता संभाली और उन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मान्यता को स्वीकार किया तथा यह भी माना कि भारत पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक नहीं है। उन्होंने भारत की कूटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया तथा कश्मीर मुद्दे पर भी भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत की आर्थिक प्रणाली सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता पर आधारित थी। अतः सोवियत संघ ने भारत में सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना में सहयोग किया और भारत सोवियत संघ के बीच संबंध लगातार मधुर होते गए। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने चीन का समर्थन नहीं किया। सोवियत संघ के अनुसार यह युद्ध समाजवाद और पूंजीवाद के बीच नहीं था, बल्कि यह तो दोनों देशों के बीच का युद्ध था। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जो सोवियत संघ की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। इसके बाद भारत सोवियत संघ के मध्य संबंध मधुर होने लगे और इस युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत पर हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारतीय हथियारों की आपूर्ति के लिए सोवियत संघ पर निर्भर होना पड़ा। इससे भारत हथियारों की आपूर्ति के लिए सोवियत संघ पर निर्भर होने लगा। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। मधुर मित्रतापूर्ण सामरिक संबंधों का विकास। भारत सोवियत संघ के बीच वर्ष 1971 की शांति और मित्रता संधि के बाद संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संघ का सबसे बड़ा सामरिक सहयोगी बनकर उभरा। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भी भारत का समर्थन किया। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1971 के दौरान अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के बीच एक सामरिक त्रिकोण बन गया था, जिसके बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति एवं मित्रता की संधि की, जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में भारी सफलता प्राप्त हुई। वे भारत की प्रधानमंत्री बनी तथा उन्होंने भारत में समाजवादी कार्यक्रमों को अपनाया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। अतः इंदिरा गांधी ने घरेलू नीतियों में समाजवाद पर बल दिया तथा बाहरी संबंधों में भी समाजवाद को आगे बढ़ाया। भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध इतने बेहतर हो गए कि वर्ष 1975 में भारत में लागू आपातकाल का सिक्किम के भारत में विलय 1975 का तथा वर्ष 1974 में भारत द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु क्षेत्र में भी भारत का समर्थन किया गया, चीन यूएसएसआर के द्वारा। वर्ष 1970 के बाद सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बन गया तथा भारत और सोवियत संघ के बीच रुपये रूबल में व्यापार होता था तथा दोनों देशों ने एक दूसरे का प्रबल समर्थन किया। वर्ष 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का भारत द्वारा विरोध नहीं किया गया। भारत हथियारों की आपूर्ति के लिए सोवियत संघ पर निर्भर हो गया, क्योंकि सोवियत संघ के हथियार सस्ते थे तथा उन्हें प्रदान करने के लिए सोवियत संघ ने कभी भी प्रतिकूल शर्तें नहीं थोपी। परंतु वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उनके उत्तराधिकारी रूस के साथ नवीन आधारों पर संबंधों का विकास हुआ। शीत युद्ध के बाद भारत रूस संबंध। वर्ष 1991 के बाद विश्व में भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापार रुपये और रूबल पर आधारित नहीं रहे, बल्कि दोनों के बीच डॉलर के द्वारा व्यापार होने लगा। शीत युद्ध के बाद विश्व में भारत और रूस के संबंध यथार्थ, व्यवहारिकता और पारस्परिकता पर आधारित थे। वैचारिक स्वतंत्रता इसका आधार नहीं है। बोरिस एल्सिन ने अमेरिकी विदेश नीति में यूरोपीय और अमेरिकी बोरिस एल्सिन ने विदेश नीति में यूरोपीय और अमेरिकी राज्यों को प्राथमिकता प्रदान की, क्योंकि रूस को आर्थिक सुधारों के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। रूसी विदेश नीति में भारत और एशिया को तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत में भी आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीति अपनाई गई। इस संदर्भ में अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता की। अतः भारतीय विदेश नीति में भी यूरोप और अमेरिका के साथ संबंध को अधिक महत्व दिया गया। परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारतीय विदेश नीति के समक्ष निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे भारत के समक्ष आर्थिक संकट विद्यमान था तथा देश के समक्ष भुगतान संतुलन के संकट की भी समस्या बनी हुई थी। वर्ष 1971 के पहले भारत के निर्यात का मूल केंद्र सोवियत संघ था, परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को नए व्यापारिक सहयोगी की तलाश थी। शीत युद्ध के दौरान भारत के हथियारों की आपूर्ति मूलतः सोवियत संघ के ऊपर निर्भर थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद हथियारों की आपूर्ति भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। वर्ष 1991 के बाद परमाणु मुद्दे पर रूस का खुला समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिस प्रकार भारत को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त होता था। वर्ष 1991 के बाद रूस ने यूरोपीय देशों एवं अमेरिका के साथ संबंध सुदृढ़ करने पर बल दिया, परंतु रूस को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण पूर्वी यूरोप में नाटो का प्रसार हुआ, जिससे रूस
का इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सक्रिय हुआ, जिससे रूस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सक्रिय हुआ। मध्य एशिया में अमेरिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप रूस ने भारत और चीन के साथ संबंधों को बेहतर कर अमेरिका को पथ संतुलित करने पर बल दिया। रूस द्वारा जॉर्जिया पर किए गए हमले से स्पष्ट है कि वह इस क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति को सीमित करना चाहता है। जॉर्जिया और यूक्रेन को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नाटो की सदस्यता का रूस विरोधी है। वर्ष 1995 के पश्चात रूसी विदेश नीति में पुनः भारत और एशियाई देशों के साथ संबंध बनाने पर बल दिया गया, जिससे उसकी यूरोप अटलांटिक केंद्रित विदेश नीति में परिवर्तन आया। रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन द्वारा भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की पहल की गई, परंतु वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण की रूस के द्वारा आलोचना की गई। परमाणु अप्रसार संधि और समग्र परमाणु परीक्षण संधि पर भी रूस ने भारत का खुला समर्थन नहीं किया, इसलिए भारत रूस संबंधों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहा था। परंतु वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद रूस ने भारत पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया। सामरिक संबंधों के नए युग की पुनः शुरुआत। तो वर्ष 2000 के दिल्ली घोषणा पत्र में भारत और रूस के सामरिक संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर अत्यधिक बल दिया। भारत और रूस के मध्य वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता आयोजित होती है। वर्ष 2008 में भारत में रूस का वर्ष के रूप में तथा वर्ष 2009 में रूस में भारत का वर्ष के रूप में मनाया गया। दिसंबर 2011 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मॉस्को की यात्रा की, जो भारत एवं रूस के मध्य सदाबहार संबंधों का स्पष्ट उदाहरण है कि भारत और रूस के मध्य सामरिक संबंध अत्यंत प्रगाढ़ और मित्रतापूर्ण है। दिसंबर 2008 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस रक्षा सहयोग को वर्ष 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जो वर्ष 2010 में समाप्त होने वाला था। भारत और रूस के मध्य संयुक्त अनुसंधान, विकास, विपणन, तकनीकी हस्तांतरण पर समझौता किया गया तथा प्रक्षेपास्त्र विकास एवं उड्डयन के क्षेत्र में भी भारत और रूस के मध्य परस्पर सहयोग हो रहा। सैन्य संबंध। शीत युद्धोत्तर विश्व में भी भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं का लगभग 70% भाग रूस से आयात करता है और दोनों देशों के मध्य रक्षा संबंध क्रेता विक्रेता तक सीमित नहीं है, बल्कि हथियारों का संयुक्त उत्पादन भी दोनों देशों के द्वारा किया जाता है तथा दोनों देश मिलकर 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान का विकास कर रहे हैं और ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया। भारत S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली रूस से खरीद रहा है। भारत एवं रूस के मध्य अंतरिक्ष, परमाणु शक्ति, दूरसंचार तथा तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग हो रहा है। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के बाजारों में से एक है। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत और चीन के द्वारा रूस से रक्षा सामग्री के आयात के कारण रूसी कारखाने बंद नहीं हुए, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यदि भारत और चीन रूस से हथियार न खरीदते तो रूस के कारखाने बंद होने की कगार पर थे। लोगों के बीच का संबंध, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो भारत एवं पूर्व सोवियत संघ के मध्य राजनीतिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी अत्यधिक मधुर थे और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर करने के लिए अनेक उपाय अपनाए गए। मॉस्को में भारतीय दूतावास में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा रूस को सभी संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित किए गए। मॉस्को में स्थित दर्शन शास्त्र संस्थान में भारतीय दर्शन के अध्ययन हेतु महात्मा गांधी पीठ स्थापित की गई। रूस के लगभग 20 संस्थाओं में 1500 रूसी विद्यार्थियों को हिंदी की शिक्षा दी जाती है तथा रूसी लोगों में भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद के प्रति अत्यधिक रुचि है और लोगों में आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में भारत में रूसी वर्ष तथा वर्ष 2009 में रूस में भारत वर्ष मनाया गया। वर्ष 2011 में रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर रूस में भारतीय संस्कृति का उत्सव तथा वर्ष 2012 में भारत में रूसी संस्कृति का उत्सव मनाया गया, क्योंकि वर्ष 2012 में भारत और रूस के कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 65 वर्ष हो गए थे। रूस में लगभग 15,000 भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं तथा लगभग 4500 भारतीय विद्यार्थी रूस की मेडिकल और तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक मुद्दा। शीतकालीन विश्व में भारत अपने निर्यात का 20% हिस्सा केवल सोवियत संघ को करता था। परंतु शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत एवं रूस के मध्य द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध आशानुरूप नहीं। भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध पहले से ही सुदृढ़ बने हुए हैं, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार महज $10 बिलियन है, जो दोनों देशों के बीच के व्यापार आज भी सरकारी व्यापार तक ही सीमित है और भारत की निजी कंपनियां रूस के साथ व्यापार को प्राथमिकता नहीं दे रही। भारत और रूस के मध्य वर्ष
2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है और यह द्विपक्षीय व्यापार भारत और चीन, भारत और अमेरिका तथा भारत और आसियान की तुलना में नगण्य है। रूस कच्चे हीरे का प्रमुख उत्पादक देश है, जबकि भारत द्वारा कटे हुए हीरों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए रूस से गैस पाइपलाइन के समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। विचारकों के अनुसार दोनों देशों के मध्य प्रभावी व्यापारिक संबंध के अभाव के निम्नलिखित कारण है। पहला, भारतीय व्यापारी रूस के प्रति अनिच्छुक दृष्टिकोण रखते हैं तथा वे दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, रूसी भाषा और वहाँ के कानूनों की भी जानकारी का अभाव है। रूसी अर्थव्यवस्था अभी भी तेल और गैस पर निर्भर है और गतिशीलता का अभाव है। वर्तमान आर्थिक संकट के युग में रूसी अर्थव्यवस्था ज़्यादा संकटग्रस्त हुई है क्योंकि आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप तेल और गैसों की कीमतों में कमी हुई। रूसी व्यापारी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि रूसी तेल और गैसों के मूल आयातक देश यूरोपीय हैं। रूसी अर्थव्यवस्था में अभी भी पर्याप्त आर्थिक सुधार नहीं है और भारत ने रूस को बाजारवादी अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है। इसके बावजूद भारत में निजी क्षेत्र रूस के साथ व्यापारिक गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। वर्तमान में अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए भारत रूस व्यापारिक संबंधों में वृद्धि की संभावना है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के द्वारा ईरान से रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, जिससे भारत और रूस के बीच भौगोलिक दूरी कम होगी और व्यापार बढ़ेगा। कश्मीर मुद्दा, तो पूर्व सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का सदैव समर्थन किया तथा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना। सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो किया और शीत युद्धोत्तर विश्व में रूस ने भी इसी परंपरागत नीति का पालन किया। रूस ने कश्मीर में प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का विरोध किया तथा वर्ष 1999 में कारगिल मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। रूस ने कभी भी पाकिस्तान में चीन के द्वारा भारत को संतुलित करने का समर्थन नहीं किया तथा आज भी दक्षिण एशिया में भारत को रूस सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। टेररिज्म, तो भारत एवं रूस दोनों देश आतंकवाद से ग्रस्त हैं। रूस में रूसी मूल के लोगों का बहुमत है, परंतु रूस के एक स्वायत्त क्षेत्र चचन्या में मुस्लिम जनसंख्या का बहुमत है, इसलिए चचन्या के द्वारा रूस से अलगाववाद की मांग की जा रही है। रूस ने चचन्या का क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित है और रूस के अनुसार कश्मीर में आतंकवाद सीमा पार से प्रायोजित है। सितंबर 2001 के पश्चात भारत और रूस ने आतंकवाद को रोकने के लिए आपस में समझौता किया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले की रूस ने कड़ी निंदा की तथा रूस ने आतंकवाद से निपटने के लिए प्रयोग किए जा रहे दोहरे मानदंडों का विरोध किया। रूस और भारत दोनों अफगानिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में उभरने वाला आतंकवाद रूस के चचन्या तथा भारत के कश्मीर को प्रभावित करता है। परमाणु मुद्दा, न्यूक्लियर इशू, तो वर्ष 1974 के बाद भारत और रूस के बीच परमाणु क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग हुआ। वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद सभी पश्चिमी देशों ने भारत के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु इसके बाद भी सोवियत संघ के द्वारा भारत को परमाणु ऊर्जा के विकास में सहायता प्रदान की गई। लेकिन वर्ष 1991 के बाद रूस के द्वारा परमाणु क्षेत्र में भारत का एकतरफा समर्थन नहीं किया गया। शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर रूस अमेरिकी दृष्टिकोण का समर्थन करने लगा तथा रूस ने भी भारत पर एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया। रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से वर्ष 1995 के बाद जब रूसी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई तो रूस ने परमाणु अप्रसार के मुद्दे को वैश्विक मानते हुए इसे भारत के साथ संबंधों में बाधा नहीं बनने दिया। यह समझौता भारत और रूस के बीच वर्ष 1988 में हुआ। इस समझौते का कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया और उनके अनुसार रूस इसके द्वारा एनएसजी के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। वर्ष 1998 के भारत के परमाणु परीक्षण की आलोचना रूस ने भी की थी, परंतु रूस ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं किया। भारत और रूस सिविल परमाणु समझौते के पश्चात रूस और भारत के मध्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं और व्यापक हो गई। सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग, तो भारत में रूस के सहयोग से कुडमकुलम परियोजना का निर्माण किया गया तथा रूस के सहयोग से भविष्य में भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में 6 नए रिएक्टर स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। रूस भारत को परमाणु ईंधन देने वाला एक प्रमुख राष्ट्र है। रूस द्वारा परमाणु उत्तरदायी विधेयक के संबंध में कुछ असहमति व्यक्त की गई है, जिसे भारत ने सुलझाने का प्रयत्न किया।
रूस के अनुसार भारत ऊर्जा की स्थिति में रिएक्टर देने वाला देश उत्तरदायी नहीं होगा। वर्ष 2015 में परमाणु उत्तरदायी विधेयक से संबंधित विवाद समाप्त हो गया क्योंकि भारत के द्वारा दुर्घटना के बाद मुआवजा देने के लिए बीमा पूल के निर्माण की घोषणा की गई। वर्ष 2017 में एनएसजी में भारत की सदस्यता का अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसी महाशक्तियों के द्वारा समर्थन किया जा रहा था, जबकि चीन का तर्क है कि एनएसजी की सदस्यता के लिए जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है उनकी सदस्यता के लिए पृथक मानदंड का निर्धारण होना चाहिए। इसके द्वारा चीन परोक्ष रूप से पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन कर रहा है, जबकि रूस ने चीन के इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है और रूस का मानना है कि एनएसजी की सदस्यता के भारत के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः रूस ने भारत को एनएसजी की सदस्यता का समर्थन किया। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तथा इस आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि भारत मूलतः तेल आयात करने वाला देश है। वर्तमान में रूस ऊर्जा सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में भारत और रूस संबंधों को व्यक्त करते हुए भारत के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि विगत 50 वर्षों में रूस ने भारत के क्षेत्रीय अखंडता के निर्माण में योगदान दिया है और आने वाले वर्षों में रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सहायक होगा। पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में अस्थिरता व्याप्त है, इसलिए भारत और रूस के साथ बेहतर संबंध मध्य एशियाई देशों से भी तेल और गैस प्राप्त करने में सहायक होंगे। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में भारत के लिए रक्षा सामग्री की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका बन गया है। भारत अभी भी रूस के रक्षा हथियारों के आयात पर निर्भर है, परंतु भविष्य में रक्षा संबंधी परिवर्तन होने की संभावना है और ऊर्जा संबंध को बेहतर बनाने की असीम संभावनाएं हैं, जो भविष्य में भारत रूस संबंधों का मूल आधार हो सकता है। क्षेत्रीय मुद्दे, रीजनल इशू। तो रूस द्वारा चीन के साथ अत्यधिक मधुर और मित्रतापूर्ण संबंध का विकास हो रहा है, जिससे अधिकांश क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर रूस एवं चीन के दृष्टिकोण साझे होते जा रहे हैं। अतः भारत और रूस के बीच अनेक क्षेत्रीय मुद्दों पर पृथक दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन रूस का समर्थक है, जबकि भारत नौसेना की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अफगानिस्तान में भारत के द्वारा तालिबानियों का समर्थन नहीं किया जाता, जबकि रूस का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बजाय आईएसआईएस मुख्य खतरा है। शंघाई सहयोग संगठन। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशियाई राज्यों के साथ भी भारत के संबंध बेहतर हो चुके हैं। तजाकिस्तान में भारत के एक वायु सैनिक अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया है। मध्य एशियाई देशों में प्राकृतिक गैस और तेल का विशाल भंडार भी पाया जाता है तथा इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए रूस एक महत्वपूर्ण माध्यम है। रूस, चीन और मध्य एशियाई राज्यों के द्वारा इस क्षेत्र में आतंकवाद, पृथकतावाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने के लिए शंघाई सहयोग परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत इस संगठन का सदस्य बन गया है, इसलिए भारत और रूस के मध्य इस क्षेत्र में सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया में भारत, कजाकिस्तान और भारत तजाकिस्तान के मध्य सामरिक संबंध है। तजाकिस्तान में भारत का सैनिक अड्डा भी है। तजाकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव भी है। ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के द्वारा भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग किया जा रहा है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के द्वारा विकासशील देशों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका के प्रभुत्व को भी नियंत्रित करने की सहायता प्राप्त हो रही। महाशक्ति की आकांक्षा, असर्टिव पॉलिसी। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और उन्होंने रूस में निर्वाचन के दौरान यह कहा कि वे पश्चिमी देशों के मूल्यों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए रूस एवं अमेरिका के बीच टकराव बढ़ रहा है। क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी रूस स्वतंत्र दृष्टिकोण अपना रहा है। सीरिया ने असद को सत्ता से हटाने के अमेरिकी प्रयासों का जोरदार विरोध किया है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करके क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित करना भी रूस की आक्रामक विदेश नीति का परिचायक है। वैश्विक मुद्दे, ग्लोबल इशू। भारत और रूस दोनों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण समान है। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का समर्थन दोनों राज्य करते हैं। सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण एवं भारत की सदस्यता का समर्थन रूस के द्वारा सदैव किया गया है। दोनों देशों ने मानवाधिकार के आधार पर किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध किया है। आतंकवाद और नशीले पदार्थों के व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत
या महत्वपूर्ण बनाने का समर्थन किया जाता है। इसके अनुसार आतंकवाद को किसी भी आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता और पर्यावरणीय समस्या के समाधान के संदर्भ में दोनों यह मानते हैं कि समस्या का समाधान साझा लेकिन अलग अलग उत्तरदायित्व द्वारा होना चाहिए। भविष्य में भारत एवं रूस के मध्य संबंधों के बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देशों के मध्य ऊर्जा और अच्छा सहयोग बने रहेंगे तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर दोनों देशों के मध्य का साझा दृष्टिकोण बेहतर संबंधों की आधारशिला रखते हैं। रूस चीन सामरिक संबंध और भारत अमेरिका सामरिक संबंध का भारत रूस संबंधों पर प्रभाव। भारत एवं रूस के मध्य सामरिक संबंध प्रगाढ़ और मित्रतापूर्ण है, परंतु दोनों देशों के संबंधों का आधार अब पारस्परिक और यथार्थवादी है तथा राष्ट्रहितों से पूर्णतया प्रेरित है। क्योंकि भारत और रूस के मधुर संबंधों के बावजूद अब भारत केवल रूसी हथियारों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल से भी हथियारों की खरीद कर रहा है। किसी भी देश के लिए हथियारों की आपूर्ति के लिए एक ही स्रोत पर निर्भर होना राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है। इसलिए भारतीय विदेश नीति में भी यथार्थवाद प्रभावी है। विचारकों के अनुसार अमेरिका का मूल उद्देश्य भारतीय हथियारों के बाजार से रूस को बाहर करना है और अमेरिका ने भी प्रस्ताव दिया है कि वह भारत के साथ हथियारों के संयुक्त अनुसंधान और विकास हेतु समझौता करने का इच्छुक है। दूसरी ओर रूसी विदेश नीति भी यथार्थवाद प्रभावी है तथा व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के पश्चात रूसी अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास हुआ। रूस ने गोर्स्कोव नामक युद्धक जलपोत की कीमत $1.5 बिलियन बढ़ाने का निर्णय लिया। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि गोर्स्कोव का समझौता भारत ने उस समय किया था जब रूसी अर्थव्यवस्था अत्यंत संकटग्रस्त थी। वर्ष 2000 के बाद रूस और चीन के बीच आर्थिक और सामरिक संबंधों में तीव्र वृद्धि हुई है और चीन रूस का सबसे प्रभावी सामरिक सहयोगी बन गया। चीन के द्वारा रूस से हथियारों का आयात किया गया तथा चीन विश्व में तेल और गैस आयात करने वाला सबसे बड़े देशों में एक है और रूसी अर्थव्यवस्था तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर है और दोनों देशों के बीच तेल पाइपलाइन बिछाने का समझौता किया गया। रूस के द्वारा चीन को वे हथियार प्रदान किए जा रहे हैं जो केवल पहले भारत को दिए जाते थे। चीन इन हथियारों को पाकिस्तान को प्रदान करता है। एक उल्लेखनीय प्रगति के अंतर्गत वर्ष 2015 में रूस के द्वारा पाकिस्तान को भी सैनिक सहायता देने का संकेत दिया गया। यद्यपि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भारत रूस संबंधों पर इसका प्रभाव स्वाभाविक है, परंतु भारत के द्वारा भी अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों पर महत्वपूर्ण बल दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में भारत के लिए हथियारों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका बन गया और इन परिवर्तनों के बावजूद भारत और रूस के मध्य अभी भी संबंध मित्रतापूर्ण और मधुर है, परंतु विचारधारा या भावना के बजाय अब यथार्थ और व्यवहारिकता प्रभावी है। भारत रूस संबंध और अमेरिका। तो भारत रूस संबंध आज भी सदाबहार और मित्रतापूर्ण है और रूस का फिलहाल भारत के लिए कोई विकल्प नहीं है और भारतीय सेनाओं की लगभग 60% सैन्य सामग्री की आपूर्ति रूस के द्वारा होती है और सुखोई, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रमादित्य रूस द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण संवेदनशील सैन्य सामग्री हैं। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस क्षेपास्त्र का साझा उत्पादन हो रहा है और 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के मुद्दे पर भी वार्ता हो रही है और वर्तमान में सामरिक सहभागिता की नीति के अंतर्गत रक्षा सहयोग में निजी क्षेत्रों की सहभागिता से रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में भारत और पश्चिमी देशों के द्वारा रूस को G7 से G8 से निलंबित कर दिया गया है। पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर भारी प्रतिबंध आरोपित कर दिया है और अमेरिका भारत से यह अपेक्षा करता है कि भारत भी रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थगित करे, परंतु भारत रूस के व्यापारिक और रक्षा संबंध आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय सरकार के लिए भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है तथा रूस की अनदेखी करना संभव नहीं। भारत दोनों के साथ समानांतर संबंधों के विकास का प्रयत्न कर रहा है। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निकट सामरिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका बन चुका है। विगत 3 वर्षों में भारत के लिए रक्षा सामग्री आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है। इस समय भारत का अमेरिका के साथ सबसे बड़ी संख्या में सैनिक अभ्यास आयोजित हो रहे हैं। अमेरिका, भारत और जापान के बीच मालाबार सैनिक अभ्यास का आयोजन अमेरिका, भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक सहयोग के चौकोर क्वाड्रिलेटरल से यह प्रतीत होता है कि भारत, अमेरिका और जापान के बीच अत्यधिक निकट सामरिक संबंध का विकास हो चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका और जापान के सामरिक संबंध चीन के साथ नहीं है। भारत रूस और चीन रूस के संबंध। तो भारत रूस के मध्य परंपरागत और मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं और शीत युद्ध ने विश्व में भारत रूस सामरिक संबंधों के द्वारा भारत ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को संतुलित किया। वर्ष 1960 से लेकर 1990 के बीच रूस और चीन के बीच संबंध अधिक कट थे, परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस एवं चीन के बीच
प्रभावी सामरिक संबंधों का विकास हुआ है। विशेष तौर पर वर्ष 2000 के बाद रूस और चीन के बीच सामरिक संबंध अत्यधिक मधुर हो चुके हैं। रूस के द्वारा चीन को वो हथियार प्रदान किए जा रहे हैं जो पहले रूस केवल भारत को प्रदान करता था। इसके अतिरिक्त रूस के द्वारा प्रदान किए गए हथियार चीन के माध्यम से पाकिस्तान को भी प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान में रूस पाकिस्तान से भी सैनिक संबंध बनाने की पहल कर रहा है, जिससे रूस और भारत के परंपरागत संबंध प्रभावित हुए हैं। समकालीन युग में रूस का सबसे बड़ा सामरिक भागीदार चीन बन चुका है। दोनों के बीच लगभग $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। चीन तेल और गैस का दूसरा बड़ा आयातक देश है, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर। रूस और चीन के बीच $400 बिलियन के गैस पाइपलाइन का भी समझौता हुआ है। रूस और पाकिस्तान, तो अमेरिका द्वारा रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, इसलिए रूस का झुकाव चीन की ओर हो रहा है और रूस के द्वारा चीन को वह सैनिक सामग्री भी प्रदान की जाती है जो पहले भारत को दी जाती थी। वर्ष 2017 में पहली बार रूस के द्वारा पाकिस्तान को भी सैन्य हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए। पठानकोट आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास किया गया। उस समय रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा चीन और पाकिस्तान से है। रूस और चीन के बढ़ते सामरिक संबंध से पाकिस्तान को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। यह भी उल्लेखनीय है कि रूस चीन को हथियार प्रदान कर रहा है तो भारत के द्वारा अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी भारी मात्रा में हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान संबंध यथार्थ और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। इन मतभेदों के बावजूद भारत रूस के संबंध सदाबहार और मित्रतापूर्ण बने रहेंगे तथा रक्षा आपूर्ति के अलावा रूस भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का भी बहुत बड़ा स्रोत बनकर उभर रहा है। यूक्रेन संकट, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ में सम्मिलित पूर्व राज्यों में भी रूसी मूल के लोग निवास करते हैं। रूस में आंतरिक रूप में भी नृजातीय संघर्ष बना हुआ तथा रूस और अन्य राज्यों के बीच नृजातीय संघर्ष कायम। इसी के परिणाम स्वरूप रूस और जॉर्जिया के बीच हिंसक झड़पें हुई तथा वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष बना हुआ। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति यानुकोविच के द्वारा रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की रणनीति अपनाई गई थी, जबकि रूस के लोग पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के समर्थक थे। यूक्रेन के लोगों द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया गया तथा उन्होंने रूस में जाकर शरण ली। परिणाम स्वरूप रूस द्वारा क्रीमिया में सैनिक हस्तक्षेप किया गया। मार्च 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस द्वारा नियंत्रण कर लिया गया और रूसी सेना की उपस्थिति में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। क्रीमिया में रूसी मूल के लोग अभी भी बहुमत में हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में रूस के द्वारा क्रीमिया को यूक्रेन को सौंप दिया गया था। वर्तमान में रूसी सैनिकों द्वारा क्रीमिया पर नियंत्रण के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन पर भी नियंत्रण कर लिया गया है और रूसी सेनाओं के द्वारा पूर्वी यूक्रेन विद्रोहियों का समर्थन किया गया तथा रूस के द्वारा यूक्रेन में सेनाओं का भेजना यूक्रेन की संप्रभुता के विरुद्ध है। रूस के अनुसार यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति यानुकोविच को जानबूझकर सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उनके द्वारा पश्चिमी देश यूक्रेन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि यानुकोविच रूस के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर बल दे रहे। रूस के अनुसार क्रीमिया का जनमत संग्रह वैधानिक एवं लोकतांत्रिक है। रूस ने यूरोपीय देशों से आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस द्वारा चीन के साथ $400 बिलियन की गैस पाइपलाइन का समझौता किया गया है। रूस ने चीन के साथ युआन एवं रूबल में व्यापार करने का समझौता किया। रूस के अनुसार पश्चिमी देशों ने सर्बिया से कोसोवो के अलगाव का समर्थन किया था, क्योंकि कोसोवो में जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, इसलिए यूक्रेन का जनमत संग्रह भी वास्तविक है। पश्चिमी देशों ने क्रीमिया में कराए गए जनमत संग्रह को अवैधानिक माना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में सभी पश्चिमी देशों ने रूस का विरोध किया और रूसी सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती का विरोध किया। यूक्रेन संकट के कारण अमेरिका एवं रूस के संबंध वर्ष 1991 के बाद सर्वाधिक न्यूनतम बिंदुओं पर आ गए। रूस और पश्चिमी देशों के बीच अधिक तनावपूर्ण संबंध हो गए तथा रूस को G8 से बाहर निकाल दिया गया। चीन का दृष्टिकोण, चीन सुरक्षा परिषद के मतदान में अनुपस्थित रहा। चीन ने ना तो रूस का विरोध किया और ना ही क्रीमिया में जनमत संग्रह कराने का समर्थन किया। चीन और रूस के बीच $400 बिलियन की गैस पाइपलाइन का समझौता हुआ है, इसलिए रूस पर प्रतिबंध का प्रभाव कम हो जाता है। भारत का दृष्टिकोण, भारत द्वारा मध्यम मार्ग की विदेश नीति अपनाई गई। भारत व रूस के बीच के संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मित्रतापूर्ण है, इसलिए भारत ने रूस का विरोध नहीं किया तथा भारत ने यूक्रेन की एकता एवं अखंडता एवं
एकता एवं अखंडता का तथा भारत ने समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। यद्यपि यूक्रेन संकट के बाद भारत रूस संबंध में चुनौती उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के साथ मित्रतापूर्ण एवं मधुर है, जबकि भारत रूस संबंधों का प्रभाव भारत अमेरिकी संबंधों पर पड़ा रहा, क्योंकि भारत रूस व्यापारिक संबंधों से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध का प्रभाव कम हो रहा। तो नेक्स्ट है भारत और चीन संबंध। तो चीन के शांतिपूर्ण उदय, पीसफुल राइजिंग ऑफ चाइना। चीन पश्चिमी शक्तियों की भांति युद्ध, विस्तारवादी नीतियों और आक्रमणकारी नीतियों का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक विकास पर बल दिया जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति द्वारा चीन का विकास होगा, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो, और शांतिपूर्ण सहयोगी विकास पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत चीन ने प्रत्येक राज्य के साथ सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रीय हित मानवता के साझे हितों से मिलते जुलते हैं। मध्यम राज्य, मिडिल किंगडम का सिद्धांत। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। चीन स्वर्ग के सबसे निकट है। चीन की पौराणिक मान्यता के अनुसार धरती का केंद्रीय बिंदु है। चीनी जाति सब एवं अन्य जातियां बराबर है। माओ की 5 उंगलियों का सिद्धांत। माओ के अनुसार चीन हाथ है तो तिब्बत हथेली। उस तिब्बत की 5 उंगलियां नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। चीन ने वर्ष 1962 के युद्ध को साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के बीच के युद्ध के रूप में प्रचलित किया। चीन वर्तमान राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने मेरे स्वप्न, माई ड्रीम का नारा दिया। संबंधों का इतिहास। तो भारत और चीन के मध्य भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंध विद्यमान है। चीनी यात्रियों हेनसांग और फाहियान ने भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक खोज के लिए भारत की यात्रा की, और दोनों देश एशिया की 2 बड़ी महाशक्तियां हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी एकता को शक्तिशाली बनाने के लिए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर प्रभावी बल प्रदान किया। वर्ष 1949 में चीन नामक साम्यवादी देश की स्थापना हुई, जिसका भारत ने समर्थन किया, जबकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का विरोध किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता का समर्थन किया। वर्ष 1950 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद भारत ने तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। भाई भाई का संबंध। तो चीन और भारत के बीच आरंभ में अधिक मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दोनों देशों के बीच पंचशील का समझौता, जो कि 1954 में हुआ था, है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हुआ। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान की भावना पर आचरण करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता और मित्रता की भावना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दोनों देशों के बीच मित्रता का यह स्वर्णिम समय वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भी देखा गया, जिसे एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन भी कहा गया। संबंधों में करवाहट। चीन की विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावी रहा, इसलिए चीन ने पहले भारत और चीन सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली तथा काराकोरम राजमार्ग 1956-57 का भी निर्माण कर लिया। उसके बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कहा कि भारत और चीन सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है। चीन ने मैकमोहन लाइन को भी अस्वीकार कर दिया। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहा, जबकि चीन द्वारा पहले सीमा विवाद का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 1964 में तिब्बत में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दलाई लामा समेत लाखों तिब्बती भारत आ गए। इसमें चीन का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध और आक्रामक हो गया। चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर अतिक्रमण होने लगा। अंततः सितंबर 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक आक्रमण कर दिया और अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहा जाता था, और लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। इसके बाद भारत और चीन संबंध अत्यधिक सत्तापूर्ण हो गए। भारत के अनुसार जब तक चीन भारतीय क्षेत्र को मुक्त नहीं करेगा, तब तक चीन के साथ संबंध समान नहीं किए जाएंगे। चीन द्वारा इस आक्रमण के लिए भारतीय सेना और सरकार तैयार नहीं थी, इसलिए इसे विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता माना जाता। वर्ष 1965 के तहत भारत और पाकिस्तान युद्ध में चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया तथा वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। वर्ष 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण को परमाणु ब्लैकमेलिंग कहा गया तथा वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया गया। वर्ष 1976 में भारत और चीन संबंधों को समान करने के लिए एक नई पहल हुई, क्योंकि इस वर्ष भारत ने चीन में राजदूत की नियुक्ति की। वर्ष 1962 के बाद भारत का चीन में कोई राजदूत नहीं था, लेकिन नए शीत युद्ध के कारण जनता पार्टी चीन के साथ संबंध समान नहीं कर सकी। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, लेकिन चीन के द्वारा वर्ष 1979 में ही वियतनाम पर आक्रमण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत वापस आ गए। डेन जियाओपिंग।
डेन जियाओपिंग ने चीनी विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर सर्वाधिक बल दिया तथा उन्होंने कहा कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बीच अलगाव करने का प्रयत्न किया। वर्ष 1980 के दशक में भारत ने भी यह महसूस किया कि सीमा पर दोनों ओर से चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत एवं चीन के संबंधों में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रयत्न किया। वर्ष 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और कहा, चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाएंगे। सीमा विवाद के कारण चीन के साथ संबंधों को स्थगित नहीं किया जाएगा। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत और चीन। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत और चीन के संबंध नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है। 21वीं सदी में चीन का एक महाशक्ति के रूप में उदय विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय विदेश नीति पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि चीनी विदेश नीति में विस्तारवादी महत्वाकांक्षा सदैव विद्यमान रही है। चीन की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप चीन तेजी से अपना सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है। वर्तमान समय में चीन का रक्षा खर्च अमेरिका के पश्चात विश्व में सर्वाधिक है। शीत युद्धोत्तर विश्व में संबंधों में आशातीत सुधार हुआ, लेकिन चीन के साथ बेहतर संबंधों को निर्मित करते हुए भारत को अपनी सामरिक क्षमता में निर्णायक वृद्धि करना होगा। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया के 10 बड़े बाजारों में एक है। इसलिए चीन ने भारत के प्रति अपनी नीति का पुनरावलोकन किया। भारत ने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा विवाद उपस्थित होने के बावजूद चीन के साथ अन्य क्षेत्रों में सुधार पर बल प्रदान किया। सीमा विवाद का मुद्दा। सीमा विवाद के संदर्भ में यह मान्यता सच प्रतीत होती है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य समूची 4,557 किलोमीटर की लाइन का अभी भी सीमांकन नहीं किया गया है। वर्ष 1988 की राजीव गांधी की यात्रा में सीमा विवाद के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, जो निम्नलिखित है। भारत एवं चीन के मध्य अरुणाचल क्षेत्र में मैकमोहन रेखा के द्वारा सीमा विभाजित होगी। पहला, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद अभी भी मूल समस्या है। सीमा विवाद का समाधान एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान परस्पर सहयोग के द्वारा किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 1988 से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई। वर्ष 1996 में नियंत्रण लाइन पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का समझौता हुआ। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई। चीन की नीति भारत पर दबाव बनाने की है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चीन ने विश्व के अधिकांश देशों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है, जबकि भारत के साथ यह विवाद अभी भी बना हुआ। चीन विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सीमा विवाद के समाधान न हो पाने का मूल कारण भारत है। चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता था, लेकिन वर्तमान में वह पूर्वी सेक्टर पर ज़्यादा बल दे रहा है। चीन के द्वारा दौलत बेग गोल्डी क्षेत्र में सीमा का अतिक्रमण किया गया। सीमा विवाद सुलझाने में पहले इस बिंदु पर हम सहमत हुए थे कि जनसंख्या वाले क्षेत्रों का फेरबदल नहीं होगा, परंतु बाद में चीन इस समझौते से मुकर गया। विवाद को सुलझाने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। भारत के अनुसार सीमा का समाधान सेक्टर के अनुसार, जबकि चीन पैकेज डील पर बल दे रहा। चीन अभी भी 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करता है तथा अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भी यह दावा कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि चीन समस्या समाधान के लिए भारत पर निरंतर दबाव बनाए रखना चाहता है। चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखा है। वर्ष 1962 के युद्ध के पश्चात चीन ने भारतीय भूभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसमें लद्दाख और तिब्बत के मध्य 10 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनमें भारत और तिब्बत के मध्य आवागमन होता था। हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे पर दावा प्रस्तुत कर रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुछ भाग चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया। इस क्षेत्र में गिलगित सिनकियांग के मध्य काराकोरम पहाड़ियों में अनेक दर्रों पर चीन ने नियंत्रण कर लिया है। भारत और चीन के पारस्परिक संबंधों में कुछ खटास नवंबर 2012 में उस समय आई जब चीन ने अपने नागरिकों को जारी किए गए ई पासपोर्ट के पृष्ठों पर वाटर मार्क वाले मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश एवं अक्साई चीन को अपना भूभाग दर्शाया। भारत के इन क्षेत्रों पर चीन अपना दावा स्थापित यद्यपि पहले भी करता रहा तथा इसके लिए वर्ष 1962 में भारत के साथ युद्ध भी चीन ने लड़ा था, किंतु शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण लाइन का सम्मान करने संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर भी वर्ष 1993 तथा 1996 में किए थे। तो नेक्स्ट है सीमा रक्षा सहयोग समझौता। चीनी सेनाओं के द्वारा चुमार, देशपांग, दौलत बेग गोल्डी और तसे में वर्ष 2013-14 में लगातार भारतीय सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया, जिससे भारत और चीन के संबंधों में अधिक तनाव उत्पन्न हो गया। इसे समाप्त करने के लिए वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच सीमा रक्षा सहयोग का समझौता हुआ।
जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, एक महत्वपूर्ण प्रगति के अंतर्गत दोनों देशों की सीमा पर नशीली दवाओं, हथियारों और वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग का समझौता किया गया। दूसरा, समझौते में कहा गया कि सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे का पीछा नहीं करेंगी। तीसरा, सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण एवं बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। और नेक्स्ट है, सीमा पर सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ताएं आयोजित होंगी तथा उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। आर्थिक सहयोग, वर्ष 1979 में चीन में डेन जाओपिंग ने आर्थिक सुधार और आर्थिक समृद्धि पर मूल बल प्रदान किया। शीत युद्धोत्तर विश्व में चीन की विदेश नीति में आर्थिक समृद्धि, व्यापार और वाणिज्य पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण अपनाए जाने के पश्चात भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में निर्णायक वृद्धि हुई है तथा वर्तमान समय में चीन भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। वर्ष 2010 तक भारत और चीन के मध्य $60 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया और इस व्यापार को बेहतर करने के लिए सिक्किम से होकर नाथुला पास को या नाथुला तट को खोला गया। वर्ष 2003 में की श्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा में भारत और चीन के मध्य व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई। कार्यदल की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि सेवा और निवेश के क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग की संभावनाएं अधिक हैं। दोनों देश वर्तमान समय में एशिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तथा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें साझे सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सकती है। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए $5 अरब के निवेश सहित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर द्वितीय भारत और चीन आर्थिक वार्ता के दौरान नई दिल्ली में 26 नवंबर 2012 को किए गए। आर्थिक संबंधों में चुनौतियां, तो भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में परासितता सिंड्रोम डिपेंडेंसी सिंड्रोम का विकास हो रहा है। चीन की सस्ती वस्तुओं के कारण भारत के कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। भारत एवं चीन के मध्य वर्ष 2016 में भारत को $45 बिलियन का व्यापारिक घाटा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का मुद्दा, तो वर्ष 2006 से चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग सांगपो, चीन में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, यारलुंग सांगपो पर बांध बनाने का प्रस्ताव किया। वर्ष 2010 तक एक बांध का निर्माण भी कर लिया गया। नया विवाद वर्ष 2013 में उत्पन्न हुआ जब चीन ने तिब्बत में 3 नए बांधों के निर्माण की घोषणा की जो भारतीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर है। चीन विश्व में 13वां सबसे बड़ा सूखा क्षेत्र है। तिब्बत पूरे एशिया के पानी का बड़ा भंडार है। मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि तिब्बत से होकर जाती। चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांध से चीन केवल बिजली उत्पादन का कार्य करना चाहता है, रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। चीन के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांध भारत जैसे देशों के पानी की मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन का किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ जल बंटवारे का कोई समझौता नहीं। वर्ष 1997 में गैर परिवहन योग्य अंतर्राष्ट्रीय पानी के समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नॉन नेविगेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल वाटर का समझौता हुआ, जिसके विरोध में चीन ने वीटो का प्रयोग किया। भारत के अनुसार चीन केवल जल विद्युत योजना के लिए ही बांध का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि वह सुरंग बनाकर पानी को मार्ग परिवर्तित डाइवर्ट करने की योजना बना रहा। भारत के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी पूर्वी राज्यों की जीवन लाइन है और पानी के विस्थापन से इस क्षेत्र पर न केवल आर्थिक प्रभाव पड़ेगा बल्कि पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा होगा। नीचे वाले राज्यों का भी पानी पर उतना ही अधिकार है। परमाणु मुद्दा, न्यूक्लियर इशू, तो वर्ष 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप भारतीय विदेश नीति में अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए वर्ष 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे चीन ने परमाणु ब्लैकमेल की संज्ञा दी। शीत युद्धोत्तर विश्व में वर्ष 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद भारत और चीन के संबंध अत्यधिक कटु हो गए तथा चीन ने सुरक्षा परिषद में 1172 नामक प्रस्ताव लाते हुए भारत पर कड़े प्रतिबंध की मांग की। चीन एकमात्र महाशक्ति है जो परमाणु मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत नहीं करता, क्योंकि चीन के अनुसार इससे भारतीय परमाणु हथियारों को वैधता प्राप्त हो जाएगी। वर्ष 2005 के भारत और अमेरिकी सिविल परमाणु समझौते का विरोध करने वाला चीन मुख्य राष्ट्र था। जब भारत एवं अमेरिका के मध्य समझौता संपन्न हो गया तो उसने पाकिस्तान को भी यह सुविधा दिलाने की मांग की। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान के परस्पर परमाणु क्षेत्र में सहयोग के कारण भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया और एशिया महाद्वीप में चीन भारत को सदैव प्रतिसंतुलित करने की नीति अपनाता है, परंतु वर्तमान समय में चीन की विदेश नीति में भारत के प्रति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय, भारत का परमाणु शक्ति संपन्न होना, भारत, अमेरिका, जापान और सिंगापुर जैसे राष्ट्रों का परस्पर सामरिक सहयोग। सितंबर 2001 के पश्चात बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से चीन भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए चीन भी पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद का विरोधी है।
कश्मीर मुद्दा, तो चीन कश्मीर के लोगों के लिए स्टेपल वीजा का प्रयोग कर रहा है, जिसका अभिप्राय है कि कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र है और यह भारत का भिन्न भाग नहीं। आतंकवाद का मुद्दा, सितंबर 2001 के पश्चात दोनों देश आतंकवाद के खात्मे के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं और अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां दोनों के हितों के प्रतिकूल है। भारत और चीन के मध्य आतंकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित भिन्नताएं भी हैं। पहला, चीन पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राष्ट्र नहीं मानता, जबकि भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक देश। अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका के मध्य मधुर सहयोग से चीन विदेश नीति में आशंका उत्पन्न होती है। वर्ष 2009 में चीन के जिनजियांग प्रांत में विगत वर्षों की सबसे बड़ी हिंसा हुई, जिसमें भविष्य में चीन के लिए एक आतंकवाद की बड़ी चुनौती है। यद्यपि विचारकों के अनुसार यहाँ कश्मीर और चेचन्या जैसी समस्या नहीं है। वर्ष 2016 में चीन और भारत के बीच आतंकवाद के विरुद्ध आसूचना के क्षेत्र में सहयोग का समझौता हुआ, परंतु चीन के द्वारा पाकिस्तान आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और उसके नेता मसूद अजहर तथा लश्कर तैयबा के नेता हाफिज सईद का सुरक्षा परिषद के मंच पर समर्थन किया गया। भारत के द्वारा इसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। तिब्बत मुद्दा, तिब्बत युद्ध, भारत ने सदैव एक चीन नीति वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि ताइवान और तिब्बत चीन के भाग। वर्तमान समय में भारत ने एक चीन नीति का सार्वजनिक समर्थन करना बंद कर दिया है, क्योंकि चीन की नीति में कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। नेहरू ने वर्ष 1950 में ही तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त भाग माना, इसलिए भारतीय विदेश नीति में तिब्बत के मुद्दे पर हमेशा एक समान दृष्टिकोण बना रहा। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान तिब्बत को चीनी भूभाग का एक स्वायत्त या अभिन्न भाग माना गया। भारत ने स्पष्ट कहा कि दलाई लामा भारत में एक धार्मिक गुरु के रूप में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय भूमि पर चीन विरोधी किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जाएगा। परंतु भारत सरकार ने यह भी कहा कि चीन सरकार को तिब्बतियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। दलाई लामा पर भारतीय प्रभाव के कारण भारत चीन पर दबाव बनाने में सफल होता है, क्योंकि दलाई लामा भारत को गुरुदेश का दर्जा देते हैं। दलाई लामा के अनुयायी पूरे दुनिया में। वर्ष 2011 में तिब्बत में अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने आत्मदाह किया। चीनी सरकार ने इसमें भी भारत के हाथ होने की आशंका व्यक्त की। यह उल्लेखनीय है कि 1,20,000 तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं तथा 20,000 तिब्बती नेपाल में निवास कर रहे हैं। सामरिक वार्ता, तो भारत और चीन के बीच सामरिक वार्ता का आयोजन होता है, परंतु दोनों के बीच सामरिक संबंधों का अभाव है। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत और चीन के मध्य संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा चीन ने सिक्किम को भारत के अंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2005 के बाद पहली बार भारत और चीन के मध्य सामरिक वार्ता आरंभ हुई। दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड भी हुए, जिसका सांकेतिक महत्व निर्विवाद रूप से अत्यधिक है। लेकिन दोनों के मध्य सामरिक समझौता और सहमति तभी दीर्घकालिक हो सकती है जब सीमा विवाद का समाधान कर लिया जाए। जापान, चीन और भारत एशिया की 3 महाशक्तियां हैं जिनके बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा कायम। वैश्विक मुद्दे और भारत एवं चीन संबंध, भारत और चीन दोनों एशिया महाद्वीप की 2 महाशक्तियां हैं। दोनों देशों के मध्य सामरिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद अनेक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग भी देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों विकासशील देश हैं एवं दोनों के आपसी सहयोग के द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। निम्नलिखित वैश्विक मंचों पर दोनों का दृष्टिकोण समान है। पहला, WTO की वार्ताएं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों का समान दृष्टिकोण है। दक्षिण एशिया हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद एवं नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने पर सहयोग। ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग। संघाई सहयोग परिषद SCO में भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र है, जबकि दक्षेस में चीन पर्यवेक्षक राष्ट्र। भारत रूस चीन त्रिकोण के मुद्दे पर सहमति का प्रयास किया जा सकता है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन ब्रिक्स के संगठन में भी दोनों साथ हैं। वर्ष 2003 के बाद चीन ने यह पहली बार स्वीकार किया कि भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण व बेहतर होनी चाहिए। चीन का विवादित एयर डिफेंस ऑथेंटिफिकेशन जोन। चीन ने अपनी विदेश नीति को जापान और अमेरिका की तरफ से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर इसे आक्रामक रूप देना प्रारंभ किया है। चीन अपनी इस आक्रामकता के पीछे अपने सैन्य विस्तार, विवादित परंतु खनिज संसाधनों से पूर्ण द्वीपों पर कब्जा, विवादित आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है। इस दिशा में चीन ने नवंबर 2013 में पूर्वी चीन सागर में अपना पहला एयर डिफेंस ऑथेंटिफिकेशन जोन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर हेकड़ी दिखाने की कोशिश की है। उसने इस जोन में न सिर्फ विवादों से घिरे सेंकाकू द्वीप समूह के साथ जापान, दक्षिण कोरिया एवं फिलीपींस के वायु निषेध क्षेत्रों को शामिल किया, बल्कि विदेशी विमानों के लिए प्रवेश के कड़े नियम कायदे भी जारी किए। एयर डिफेंस ऑथेंटिफिकेशन जोन। एयर डिफेंस ऑथेंटिफिकेशन जोन को किसी क्षेत्र पर दावा ठोकने की कोशिश के तौर पर नहीं लिया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक निर्धारित इलाका समझा जाता है।
जिससे देश अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले विमानों पर नजर रखते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने वर्ष 1950 में कनाडा के साथ मिलकर ADIZ बनाने की घोषणा की थी। उस समय इसने कहा था कि दुनिया के हर देश को अपनी सीमा में प्रवेश के नियम कायदे तय करने का कानूनी हक हासिल है। चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2014 में होती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 से 19 सितंबर 2014 तक भारत की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह यात्रा आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर अधिक केंद्रित रही। चीन के ग्वांझाओ और भारत के अहमदाबाद शहरों के बीच सिस्टर सिटी MOU पर हस्ताक्षर हुए। द्विपक्षीय समझौते तो कुल 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें रेलवे से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दे निम्नलिखित हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ा नया रास्ता खोलने पर समझौता हुआ। रेलवे सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग पर सहमति बनी, जो इस प्रकार है। पहला, रेलवे की गति को बढ़ाना। दूसरा, हाई स्पीड रेलवे में संभावनाओं का अध्ययन करना। तीसरा, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। तीसरा, भारत में एक रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना। पंचवर्षीय व्यापार और आर्थिक विकास योजनाओं पर समझौता। 5 वर्ष में चीन से $20 अरब का निवेश जुटाने के लिए निवेश सहयोग को बढ़ावा देना। भारत चीन संयुक्त आर्थिक समूह के 10वें सत्र के कार्य वितरण पर सहमति। कस्टम से जुड़े मामलों पर सहयोग समझौता। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग के लिए इसरो और चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन में सहमति। चीन ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 में भाग लिया। मुंबई और शंघाई के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए समझौता किया गया। भारत और चीन सीमा के लिए एक्शन प्लान। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन सीमा से सटे इलाकों में लोगों को बसाने के लिए रणनीतिक महत्व को भांपते हुए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से एक्शन प्लान तैयार करने को कहा, जिसके लिए प्रोत्साहन के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा मई 2015 में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चीन यात्रा का प्रारंभ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह नगर और चीन की प्राचीन राजधानी शांसी से प्रारंभ किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 24 समझौते पर हस्ताक्षर किया तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संयुक्त वक्तव्य जारी किए। इन समझौतों में मुख्य है 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट गुजरात में, औद्योगिक पार्क मुद्रा बंदरगाह, गुआंगझाऊ बंदरगाह के बीच सिस्टर पोर्ट समझौता, भारतीय रेलवे और चीन रेलवे के बीच कार्य योजना, खनन और खनिज के क्षेत्र में समझौता, सिचुआन और कर्नाटक के मध्य सिस्टर स्टेट समझौता, क्योमिन में योगा कॉलेज की स्थापना, औरंगाबाद और तुनफुआंग के मध्य सिस्टर सिटी समझौता। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की महत्वपूर्ण चुनौती है तथा यह मानवता के लिए चिंता का विषय। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन संबंधी संधि UNFCCC तथा क्योटो प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है। दोनों देशों ने UNFCCC के अंतर्गत संतुलित, समान एवं प्रभावी समझौते के लिए विचार विमर्श को आगे बढ़ाने का आह्वान किया तथा साथ ही उत्तरदायित्व में विविधता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। दोनों देशों ने विकसित देशों में वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को $100 बिलियन की सहायता की प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का अनुरोध किया। समुद्री रेशम मार्ग सिल्क रोड को चीन ने 19 मई 2014 को $1.6 अरब 10 अरब युआन का एक फंड स्थापित किया, जो चीन के समुद्री रेशम मार्ग के विकास परियोजना में सहायता करेगा। समुद्री रेशम मार्ग की पुनर्स्थापना का प्रस्ताव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अक्टूबर 2013 में इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान दिया गया था। समुद्री रेशम मार्ग विकास परियोजना। यह परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देशों, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं, में बंदरगाहों एवं बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता देगी। चीन क्रमशः हम्बानटोटा और चिट्टागोंग में बंदरगाह परियोजनाओं का निर्माण पहले किया जा चुका है। मई 2014 में प्रकाशित परियोजना मानचित्र में ग्वादर बंदरगाह का जिक्र नहीं किया गया, जबकि उसमें कोलकाता और कोलंबो दर्शाए गए, जिसके साथ चीन नजदीकी व्यापार संपर्क बनाना चाहता है। समुद्री रेशम मार्ग का प्रस्तावित रूट। तो यह फुजियान प्रांत में क्वाझोऊ से शुरू होगा और ग्वाझोंग, बिहाई और हैकाऊ से होता हुआ दक्षिण में मलक्का डमरू मध्य की ओर जाएगा। कोलालमपुर से यह रेशम मार्ग भारत में कोलकाता की ओर जाएगा और फिर शेष हिंद महासागर को पार करता हुआ नैरोबी व कीनिया जाएगा। नैरोबी से यह मार्ग उत्तर की ओर अफ्रीका के सुंग के इर्द गिर्द जाता है।
वहां से लाल सागर के जरिए मेडिटेरेनियन होते हुए एथेंस में एक स्टॉप के साथ वेनिस में भू आधारित रेशम मार्ग से मिल जाता। आलोचकों के अनुसार चीन द्वारा प्रस्तावित इस सिल्क मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, क्योंकि चीन के साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ समुद्री सीमा का विवाद बना हुआ है। जापान एवं चीन के मध्य सेंकाकू को लेकर विवाद बना हुआ है। चीन के अनुसार सिल्क रूट केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है, सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं, क्योंकि अभी तक चीन द्वारा विदेशों में कभी भी अपने सैनिक तैनात नहीं किए गए। वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर बीजिंग में वैश्विक सम्मेलन। तो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना पर यह वैश्विक सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में 14 से 15 मई 2017 को संपन्न हुआ, जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित लगभग 100 देशों ने भाग लिया। जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जो प्रारंभ में इस परियोजना का विरोध कर रहे थे, ने भी चीन के कूटनीतिक प्रभाव के कारण इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन विश्व में कुल 6 आर्थिक कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें रोड, रेलवे, ऊर्जा परियोजना, यातायात, हवाई यातायात, डैम इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। चीन इस परियोजना को सैन्य तत्वों की अनुपस्थिति में मार्शल प्लान तथा भूमंडलीकरण 2.0 के रूप में दर्शा रहा है, जिससे वैश्विक मंदी को रोका जा सकता है तथा विश्व के देशों के मध्य सहयोग, आर्थिक खुलापन और व्यापार इत्यादि को बढ़ावा दिया जा सके। भारत ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। भारत द्वारा चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि भारत से इस संदर्भ में कोई अनुमति नहीं ली गई। BCIM कॉरिडोर। तो भारत और बांग्लादेश, चीन और म्यांमार के बीच व्यापार एवं परिवहन तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए पारस्परिक आर्थिक सहयोग का निर्णय लिया गया। पहले इसे कुनमिंग परियोजना के नाम से जाना जाता था। चीन के जिनजियांग और यूनान प्रांत चीन के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। ये चीन के समुद्री मार्ग से दूर भी हैं, इसलिए इन सुदूर क्षेत्रों के विकास के लिए चीन ने इस कॉरिडोर को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया, जबकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सुरक्षा के लिए बोझ माने जाते हैं तथा इनका विकास सरकार के लिए चुनौती बना हुआ। इस परियोजना के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण दुविधापूर्ण था, जबकि वर्तमान में इसे आर्थिक सहयोग एवं लाभ के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सहयोग के अलग मंचों का भी निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए गंगा मेकांग परियोजना में म्यांमार सम्मिलित है तथा बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के देशों के तकनीकी आर्थिक संगठन में बांग्लादेश शामिल है। इन सभी संगठनों के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कॉरिडोर से भारत का नाथुला पास का विकल्प भी भारत को मिल जाएगा और भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता से होकर व्यापार बढ़ाया जाएगा। मौसम प्रोजेक्ट अथवा स्पाइस रूट भी संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में भारतीय व्यापारी मानसून की हवाओं के सहारे पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीकी एशिया के साथ व्यापार करते थे। वर्तमान में इसे प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे भारत अपनी सॉफ्ट पावर का विकास कर सके। भारत द्वारा समर्थित मौसम प्रोजेक्ट अथवा स्पाइस रूट चीन द्वारा समर्थित सिल्क रूट तथा मेरीटाइम सिल्क रूट के प्रति उत्तर के रूप में दिखाया जा रहा है। मौसम प्रोजेक्ट के तहत मौसम प्रभावित देशों में एकता की बात कही जा रही है। स्पाइस रूट परियोजना के तहत प्राचीन मसाला व्यापार के रास्तों को पुनर्जीवित करने की योजना है। शंघाई सहयोग संगठन और भारत। इसकी स्थापना 1996 में हुई तथा इसकी शिखर वार्ता 1998 में अलमाटी कजाकिस्तान में हुई। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सम्मिलित हुए। वर्ष 2001 में शंघाई शिखर बैठक में उज्बेकिस्तान को छठे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2015 में ऊफा रूस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बनाया गया। अब सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ब्रिटेन भी जुड़ गया है तो 9 हो गई। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य से भारत का इस क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकेगा तथा ऊर्जा, गैस जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कर सकेगा। चीन के द्वारा शंघाई सहयोग परिषद में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया गया। वर्ष 2012 में भारत के द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया की घोषणा की गई 2012 में। इसके द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रभावी बल दिया गया। पर्यवेक्षक राष्ट्र तो अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया ईरान तो पूर्ण मेंबर बन चुका है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में पृथकतावाद, आतंकवाद एवं नशीली दवाओं का नियंत्रण करना था। इसके बीच आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग तथा सैन्य सहयोग भी हो रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चीन एवं रूस ने इसका निर्माण किया। कुछ लोग इसे पूर्व का नाटो भी कह रहे हैं। डोकलाम विवाद। डोकलाम का पठार भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर चुंबी घाटी के पास अवस्थित है।
यह पठार भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर चीन भी अपना दावा करता है। यह भूटान और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है। जुलाई 2017 में चीन की सेना ने डोकलाम के पठार पर सड़क निर्माण कार्य आरंभ किया। इस पर भूटान के अनुरोध पर भारतीय सेना ने चीनी सेना के सड़क निर्माण के कार्य का विरोध किया। परिणाम स्वरूप भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और भारतीय सेना ने चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच लंबे समय तक गतिरोध बना रहा। भारत का मानना था कि यह क्षेत्र भूटान के अंतर्गत आता है, जिससे भारत की रक्षा संधि है। अतः चीन की सेना द्वारा किया जा रहा यह कार्य अवैध एवं आक्रमणकारी। चीन का मानना है कि यह क्षेत्र उसका भूभाग है तथा विकास कार्य के लिए वहां सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, इसलिए भारत द्वारा विरोध गलत है तथा भारतीय सेना को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। अगस्त 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत चीन के मध्य यह गतिरोध समाप्त हो गया तथा चीन ने डोकलाम क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा की और सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। अतः अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में यह भारत की महत्वपूर्ण विजय रही। वुहान शिखर सम्मेलन। तो मई 2018 भारत चीन डोकलाम विवाद को पीछे छोड़ सहयोग पर समझौता हुआ। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया 2019 में।